भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि एपोप्टोसिस मतलब क्या था। सेल की एक प्रोग्राम्ड वे में डेथ होना। अब हम देख रहे हैं कि कुछ सेल ऐसी हैं जो भाई एस्केप कर लेती है इस पाथवे को, जिनकी डेथ नहीं होती है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना, एपोप्टोसिस से बचना। इसी कंडीशन को हम कैंसरस कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की। कैंसर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे भाई। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि कैंसर की कुछ प्रॉपर्टीज की, कि भाई ये कैसे हो रही है आपकी इमोर्टल, मर नहीं रही है, डिवीजन का अनडिफाइंड वे में ये डिवाइड करती जा रही है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले कुछ जीन्स की, ट्यूमर सप्रेसर जीन की, कि ट्यूमर सप्रेसर जीन सा क्या करते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन, जोर से यार। हाँ, कि सेल जो डिवाइडिंग सेल है उसको, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो कोई कैसे, कोई नाम बताओ जरा ट्यूमर सप्रेसर जीन का। राधे राधे जी। है P53, है ना। और अभी हमने जो पढ़े हैं ये आपके प्रो अपोप्टिक जो जीन है, उसको कह सकते हैं हम लोग ट्यूमर सप्रेसर जीन, कह सकते हैं ना। कौन सी फैमिली थी वो? BH3 फैमिली की तो सारे यार। BH3 क्या, प्रो अपोप्टिक में कौन कौन से थे? BH3 ओनली, है ना। और दो कैटेगरी थी ना उसमें, एफेक्टर। वो भी तो वही तो है, वो भी तो आपके किस तरीके काम करेंगे, ट्यूमर सप्रेसर का ये तो काम करेंगे ना। BH123 जिसको हम बोल रहे हैं, BH3 ओनली फैमिली, ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर काम कर रही है। और प्रोटो ऑन्कोजिन का काम कौन कर रहा था एक तरीके से? जो BH1234 जो प्रो एपोप्टिक था जो, है ना। तो चलिए फिर बात करें, अगर हम सिंपल से, अगर हम कैंसर की बात करें, आप क्या समझते हो यार कैंसर से? कैंसर क्या है आपकी नजर में, अगर कहा जाए कैंसर से आप क्या समझ पा रहे हो? मतलब कैंसर सबसे, वर्ड जब कैंसर मैंने बोला तो कैंसर से आपने क्या समझा, या क्या जानते हो आप कैंसर के बारे में? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एक पॉइंट हो गया, और म्यूटेशन की आ जाता है दिमाग में, ये चीज आती है ना कि कुछ म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से आपका अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन हो रहा है, एपोप्टोसिस से सेल बच रही है। ऐसा ही तो कुछ, तो इसी वजह से तो कैंसर आ रहा है। और कैंसर की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं भाई अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन और रैपिड सेल डिवीजन, है ना। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और रैपिड सेल डिवीजन, इसी को हम कैंसर कहते हैं। अगर हम छोटी कम शब्दों में एक लाइन में अगर हम बात करें तो भाई क्या होना आपका, अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन और रैपिड सेल डिवीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैंसर कह सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई है। दूसरी आपकी क्या है, ये सेल कैसी आपकी इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब अमर। ये सेल अमर है आपकी, क्यों? क्योंकि ये एपोप्टोसिस को और सेनेसेंस को क्या कर देता है आपका, इनहिबिट कर देता है। एपोप्टोसिस तो आप जानते हो, सेनेसेंस जानते हो आप क्या होता है सेनेसेंस? एज भी कह सकते हैं। देखो वैसे सेनेसेंस का मतलब, देखो देखो सेल की एज होने का मतलब क्या, उसकी एपोप्टोसिस होना, है ना। सेनेसेंस मतलब ये हो गया कि सेल अब डिवाइड करने लायक तो नहीं है। जैसे बुजुर्ग है हमारे ना, बुजुर्ग छोड़ो उस चीज को, अलग वे में चला जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग कि जैसे क्या है, सेनेसेंस मतलब ये कंडीशन है कि वो ग्रो तो नहीं कर सकती, डिवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन अपना फंक्शनल रोल वो प्ले कर रही है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो कैरी आउट कर पा रही है। दैट इज सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या है, वो कंडीशन जिसमें सेल कांट ग्रो बट दे कैन परफॉर्म दियर एक्शन, है ना, वो अपना फंक्शनल रोल प्ले कर सकता है। सेकंड हम बात करें कंटिन्यूस ग्रोथ स्टिमुलेशन, क्या होगा, इनको मिलता रहेगा। एक तो क्या है आपका, इनहिबिट कर देता है एपोप्टोसिस को, वो आप समझ गए हैं किस तरीके से करेगा, वो आगे देखेंगे। दूसरा, एपोप्टोसिस क्यों होती है हमने जान लिया है, और एपोप्टोसिस ना होने के कारण भी हमको पता है। जैसे क्यों एपोप्टोसिस नहीं हो सकती है, जैसे कोई बताइए आप, कि आपके जो एंटी एपोप्टिक जीन है उनका क्या हो जाना, एंटी एपोप्टिक का सप्रेस क्यों हो गए भाई? एंटी एपोप्टिक तो क्या है आपके, उनका गेन ऑफ फंक्शन होना, कि आपके जो BH123 फैमिली है वो क्या कर जाए, गेन ऑफ फंक्शन कर जाए। कि जो बैक्स और क्या था आपका, बैक्स और बैक, वो क्या कर रहे थे आपके इंट्रिंसिक पाथवे में, क्या रोल था भाई बैक्स और बैक का, आप बताओ यार। गेन ऑफ फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैक्स और बैक का रोल क्या था? इनहिबिट कर रहा था। क्या था भाई बैक्स और बैक का? साइटोक्रोम सीखो क्या, क्या मॉप करके क्या बोलते थे उसका शॉर्ट फॉर्म था ना, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में पोर बना देता था। बैक्स और बैक का ओलिगोमराइजेशन हो रहा था, और तब जाके वो पोर का फॉर्मेशन का। अब सोचिए आपका बैक्स और बैक आपका फंक्शनल नहीं है, तो क्या इंट्रिंसिक पाथवे कैरी आउट हो सकता है? नहीं हो सकता है। सपोज आपका जो एडेप्टर प्रोटीन है, क्या नाम था एडेप्टर प्रोटीन का? फैड और TRAAD, है ना, ट्रैड और फैड। अगर ये आपके काम के नहीं है,
इफ दे आर नॉट फंक्शनल तो क्या होगा, ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे कैरी आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपके कास्पेस 9 की बात कर दूं, मैं कास्पेस 8 की बात कर दूं, अगर ये आपके कैसे हैं, लॉस ऑफ फंक्शन है, दैट मींस ये किस तरीके से, इनका काम क्या है, इनका काम है ट्यूमर सप्रेसर का काम है ना। इनमें किसी में फंक्शनल रोल खत्म हो जाए भाई, तो क्या हो जाएगा, वो अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड करने लगेगा, सॉरी सेल डिवाइड नहीं करेगा, वो एपोप्टोसिस को रोक देगा। और सेल ग्रोथ का सिग्नल क्या था, जरा मुझे बताएगा कोई, कौन सा पाथवे? ऐसे में रिवीजन भी हो जाएगा ना आप लोगों का। क्या था आपका जो सेल ग्रोथ का, सेल सर्वाइवल का सिग्नल क्या था, कौन सा सिग्नलिंग पाथवे इसमें काम करता है भाई, कौन सा रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर? ये चीज आनी चाहिए, अगर ये चीज नहीं आएंगी तो ये तो प्रॉब्लमेटिक ना। आरटीके पाथवे, जब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात करी हम लोगों ने, उसमें क्या हो रहा था आपका फाइनल, उसका लास्ट क्या था उसका, सारे ग्रोथ हार्मोन जितने भी आपका पीडीजीएफ, एफजीएफ, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सारे किसके थ्रू सिग्नलिंग कर रहे हैं, आरटीके के थ्रू कर रहे थे, नहीं कर रहे थे भाई? ऑनलाइन आप लोगों को ध्यान था, नहीं था? तो आपको क्या चीज है, कोरिलेट करने आनी चाहिए। अगर कोरिलेट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आरटीके किसी का आंसर आया था, ये करिश्मा का आंसर आ गया था भाई, है ना, आरटीके, बाकी लोगों को नहीं पता था। तो अब हाँ बात आई, एपोप्टोसिस के हम समझ गए हैं कि कितने भी इंटरमीडिएटरी जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कास्पेसेस हो गए, आपके एडेप्टर प्रोटीन हो गए, इन्हीं में अगर किसी तरीके का म्यूटेशन आ जाए, कैसा म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन, तो वो क्या कर सकता है भाई, एपोप्टोसिस को रोक सकता है, रोक सकता है। और अब अगर आपके जो भी आपके ग्रोथ स्टिमुलेटरी हार्मोन की बात करूं, सिग्नल मॉलिक्यूल की बात करूं, इस रिसेप्टर में जो ट्रांसडक्शन पाथवे है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके, कैसे हैं, पोलर, है ना, पोलर मॉलिक्यूल अंदर आ नहीं सकते, तो ये सिग्नल कैसे, कौन सा वाला पाथवे यूज करना, ट्रांसडक्शन। भाई किसका माइक खुला है, सबसे पहले तो आप आपको क्या है, चीजों को आप कोरिलेट करके चलोगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। अब समझो क्यों, क्यों सिग्नलिंग हमने पहले पहले पढ़े, हम पहले कैंसर क्यों नहीं पढ़ा हम लोगों ने, क्यों नहीं पढ़ा, ताकि आपको बेसिक तो आइडिया हो, समझ गया ना बात को। अब जितने भी हमारे सिग्नलिंग पाथवेज थे, किसके लिए, जो ग्रोथ के थे, ग्रोथ के क्या, जैसे आपके कौन कौन से, आपका प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ, पीडीजीएफ हो गया, आपका एफजीएफ हो गया, ये क्या करते थे, आरटी के रिसेप्टर पे बाइंड किया, फिर क्या स्टेप होते थे जरा बताओ मुझे आप, इसी सिग्नलिंग के, आरटी के रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, देन फर्स्ट स्टेप इज ऑटो, पहले तो डाइमराइजेशन, इफ इट इज नॉट डाइमराइज ना, कुछ जैसे इंसुलिन की बात करें ऑलरेडी डाइमराइज है, तो वहां डाइमराइजेशन की जरूरत नहीं है। ये फिर माइक वो अनम्यूट कर दिया किसी ने, ये क्या इशू हो रहा है भाई, आपको कुछ बोलना है तो ही ऑन करना है, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनता ना इस चीज का। हाँ पहले डाइमराइजेशन हो रहा है, फिर ऑटो एंड क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ऑटो एंड क्रॉस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो रहा था, SS2S3 डोमेन नहीं, पहले डॉकिंग साइट जनरेट होगी भाई, तब SS2 डोमेन बाइंड कर रहा था। अब देखो ये क्लास आपकी दो बार हुई नहीं हुई है, एक तो यूट्यूब पे हो गई है और एक आपके यहाँ पे क्लास हो गई, फिर थोड़ा फिर मैं बता क्या हो जाता है, फिर वही फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार आप लोग चाहते ही नहीं हो कुछ करना। ये स्टेप को आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करो भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। तो फाइनली क्या था उसका भाई, कि जो लास्ट में आप सपोज चलो इस प्रोसेस को जब हमने बात करी, क्या क्या था भाई, तुम बता दो यार, तुम्हें तो आइडिया होगा, थोड़ा तेज बोलना लेकिन ना। हाँ सबसे पहले रिसेप्टर पे सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया, हाँ हाँ, बहुत गलत बोल दिया, पहले एडेप्टर प्रोटीन बाइंड, PI3 आप इज नॉट एडेप्टर प्रोटीन ना, वहां पे क्या था, IRS2 एडेप्टर प्रोटीन, उसके पास है SS2 SS3 डोमेन। अब SS2 डोमेन तो आपका डॉकिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा, डॉकिंग साइट कैसे बनी, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हुआ टायरोसिन रेसिड्यू पे। दूसरी SS3 डोमेन में कौन बाइंड करता है आपका, PI3 काइनेज, वो क्या करता था आपका, कन्वर्ट करता, PIP3 को भी PIP2 में कन्वर्ट करता था, P10, और P10 क्या हो जाएगा यहाँ पर, एज अ ट्यूमर सप्रेसर, कैसे हो जाएगा भाई, हाँ ट्यूमर सप्रेसर हो जाएगा, सही कह रहे हो, समझ रहे हो ना बात को। तो P10 भी आपका कोरिलेट हो गया कि P10 किस तरीके से क्या करता, वो PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब जब PIP3 PIP2 में कन्वर्ट हो गया तो उसमें कौन सी डोमेन नहीं बना, PH डोमेन की, जिसे हम बात है PH डोमेन से आपका mTOR और AKT ये बाइंड कर रहे थे। अब ध्यान में आया। और इनका फाइनल का जो गोल था कि एपोप्टोसिस को रोकना और ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, क्योंकि बाहर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पूरी थी, ये तो मैंने आपको बताया था।
समझ रहे हो ना बात को? तो ये कंडीशन है। अब एक और चीज समझो आप, कैंसर कभी एक कारण से नहीं होगा कि क्या हो जाए आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए तो कैंसर नहीं होगा भाई। ऐसा भी नहीं ना कि सिंगल एक म्यूटेशन की वजह से कभी कैंसर नहीं होता, मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से, कि आपका क्या है, आपका एपोप्टिक पाथवे के जीन जो है वो आपके डिस्टर्ब हो जाए और प्रो एपोप्टिक पाथवे के जीन आपके क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और आपके ग्रोथ के जो पाथवे हैं जैसे आपका आरटी के पाथवे वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये रिजल्ट क्या करेगा, ये लीड करेगा किस चीज को, एपोप्टोसिस को। अदरवाइज क्या है कि सेल को मतलब एपोप्टोसिस में नहीं जा रही है सेल मान लीजिए, बट सेल डिवाइड भी नहीं होगी ना अनकंट्रोल्ड वे में, क्योंकि ग्रोथ का उसका ग्रोथ सिग्नलिंग तो सही से काम कर रही है। बट अगर मान लीजिए सेल में ग्रोथ सिग्नलिंग बहुत बड़ी सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो गई, लेकिन एपोप्टिक पाथवे तो काम कर रहा है, उसमें p53 जीन जो हो गए कि डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाए, सही तरीके से क्या नहीं हुआ, आपका जो रेप्लिकेशन सही तरीके से ना हुआ हो, तो उसको इनहिबिट करने, उसको रोकने के क्या तरीके, कई सारे तरीके हैं। तो अगर हम बात करें तो ये सारी कंडीशन है भाई। दूसरी आप आ जाइए, एक और कंडीशन है, एक तो हो गई इमॉर्टल। इमॉर्टल क्यों है, क्योंकि सेल एपोप्टोसिस में नहीं जा रही है और सेल सेनेसेंस में क्या चली जाएगी, सेनेसेंस में नहीं जा रही है। दूसरा, इसमें कंटीन्यूअस क्या मिल रहा है, आपका ग्रोथ स्टिमुलस मिल रहा है। अब स्टिमुलस कुड भी फॉल्स स्टिमुलस भी हो सकता है कि आपके रिसेप्टर ने गेन ऑफ फंक्शन कर दिया, समझ रहे हो बात को, कि सिग्नल मॉलिक्यूल है ही नहीं बाहर, कि FGF जो आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो एनवायरनमेंट में मतलब बाहर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है वो उसमें ऐसा म्यूटेशन आ गया कि उसने ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर दिया, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन कर दिया। अब भाई अब सिग्नल मॉलिक्यूल को तो ये नहीं पता ना जो अंदर का आपका कौन है, एडिप्टर प्रोटीन है, एडिप्टर प्रोटीन को तो नहीं पता ना कि भाई सिग्नल मॉलिक्यूल की वजह से फॉस्फोराइलेशन व डॉकिंग साइट जनरेट हुई है या ये ऐसे जनरेट हुई है, वो बाइंड करेगा और सिग्नलिंग कैरी आउट कर देगा। अब ये भी छोड़ दीजिए आप, जो आपका PI3 काइनेज है, PI3 काइनेज आपका क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, वो भी डायरेक्ट क्या कर सकता है, PIP2 को PI3 में कन्वर्ट कर देगा। तो सेल को आगे का जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसको नहीं पता है भाई कि किस वजह से ये हो रहा है, उनको तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि कास्केड वे में काम कर रहे हैं। ए बी को एक्टिवेट करेगा, बी सी को एक्टिवेट करेगा, सी डी को करेगा, डी ई को कर रहा है। अब डी ही डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाए, मेरी बात को समझ रहे हो ना, तो उसको नहीं पता है कि भाई ए बी सी डी क्या है, इनएक्टिव है, वो डी क्या कर देगा, ई को एक्टिवेट कर देगा। ये बात समझ रहे हो आप? तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। एक दूसरी कंडीशन इसमें मेटास्टेसिस की, जब मैं बात कर रहा हूं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स थ्रू ब्लड एंड लिम्फ एंड फॉर्म अ सेकेंडरी ट्यूमर इन अ न्यू लोकेशन। अब समझिए आप कि कहीं पे किसी को कैंसर का, कैंसर भी ना बोलकर हम ट्यूमर कह सकते हैं ना, कैंसर हमेशा कहना भी सही नहीं है, अगर हम उसको ट्यूमर कह रहे हैं, ट्यूमर में भी यही कंडीशन मिलेगी आपको, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड वे में सेल डिवाइड कर रही है, अब मस्से ही हो जाते हैं हमारे जो, उसको भी एक तरीके से कैसी कंडीशन है, वो कैंसरस कंडीशन है, ट्यूमर का फॉर्मेशन है, कैंसर तो नहीं बोलेंगे, ट्यूमर फॉर्मेशन है। अब ये समझो आप कि स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल थ्रू ब्लड और लिम्फ, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारे पास, दो ही तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना अपने पास, कौन कौन से, एक तो ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा आपका लिम्फ, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है, कि कोई सेल रिलीज हो जाए तो मूव कर जाएगी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके थ्रू हो रहा है, इन दो पाथवेज के थ्रू, कि सेल रिलीज हुई, मान लीजिए यहां पर आपका, आपका तो नहीं, खैर किसी का क्या है, यहां पर ये मेटास्टेसिस हो चुकी है, यहां पर क्या है आपका, ये आपका ट्यूमर है, ट्यूमर है, ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है भाई, ये तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है ना। तो यहां से कोई सेल माइग्रेट कर जाए, मतलब किसी तरीके से माइग्रेशन हो जाए और वो यहां लोकेट होकर यहां स्टिक कर जाए, तो क्या कर जाएगा, ये यहां पर भी क्या कर जाएगा, सेकेंडरी ट्यूमर क्रिएट कर देगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अब ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे किस कंडीशन में हो सकता है, मान लीजिए आप यहां पर आपके सेल्स हैं, कैंसरस सेल, वो सेल माइग्रेट कर जाए, ऐसा कब हो सकता है, जोर से बोलना पड़ेगा। लिम्फ सर्कुलेट तो करेगी भाई, मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन सर्कुलेशन से पहले इसको अलग भी तो होना पड़ेगा, ये क्यों नहीं समझते आप बात। तो क्या होगा, कौन सी से कौन क्या चीज है जो बांध के रख रहा है, कैट, समझ रहे हो बात को, सेल एडेशन जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, बांध के रखना, किस चीज को, टिश्यूज को, ये तो करते हैं वो लोग। और अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन आ जाए या लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, आपका कौन सा कैडेरिन, ई कैडेरिन, आपका ई कैडेरिन का यहां पर क्या हो जाए, ई कैडेरिन, ई कैडेरिन, ई कैडेरिन में क्या हो गया आपका, लॉस ऑफ फंक्शन, ई कैडेरिन में जैसे लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो जो आपके कैंसरस सेल है या जो आपका टिश्यू है उससे सेल क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ ई कैडेरिन। समझ गए हम बात, इसकी वजह से आप कैसी कंडीशन देखने वाले हो, मेटास्टेसिस।
अब ये सेल यहाँ से मूव करेगी, किसी नई लोकेशन में माइग्रेट कर जाएगी, और जहां ये माइग्रेट करके अटकेगी वहां पर क्या हो जाएगा, ये सेल तो, इस सेल का क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, इमोर्टल है, अनकंट्रोलेबल में सेल डिवाइड कर रही है, तो वहां जाके क्या करने वाली है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ये सेकेंडरी ट्यूमर बना देगा। समझ गए अब बात? अब बात करते हैं भाई ट्यूमर्स की बात करें तो ट्यूमर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज बेनाइन ट्यूमर, दूसरा आपका होता है मैलिग्नेंस। मैलिग्नेंसी मतलब आपका फैलने वाला, कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है। बेनाइन ट्यूमर की बात करें तो ये तो लोकलाइज है भाई। लोकलाइज क्यों है, क्योंकि यहां पर जो ई कैडहेरिन वगैरह वो प्रॉपरली काम कर रही है। दूसरा, ये नॉन इन्वेजिव होगा। क्यों होगा नॉन इन्वेजिव, क्योंकि ये माइग्रेट नहीं कर पा रहा है। सेकंड, यहां पर कोई मेटास्टेसिस नहीं दिखेगी आपको। थर्ड, ये एनकैप्सुलेटेड होगा, कि जो मतलब आपके जो ये सेल्स हैं आपके कैंसरस सेल, इनके बाहर कुछ क्या होगा, कुछ लेयर होगी, कैप्सुलेटेड होंगे ये। तीसरे, ये कनेक्टिव टिश्यूज के में ये फॉर्म होगा, जैसे आपके वार्ट्स हो गए, लिपोमा हो गया, आपका फाइब्रोसोमा हो गया। तो ये क्या है, आपके ऐसे हैं जो लोकलाइज हैं। इसको हम नॉन ट्रू कैंसर भी बोल रहे हैं, क्योंकि अब फैल नहीं रहा है, तो सिंपली क्या कर देगा, आपको सर्जरी से रिमूव कर दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये और इसका क्या है, एक बाहर से एनकैप्सुलेटेड होगा, तो इस कैप्सूल से सेल को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल होगा तो मेटास्टेसिस नहीं होने वाली है, सेल माइग्रेट नहीं करने वाली है। सेल माइग्रेट नहीं करेगी तो नॉन इन्वेजिव होगा, और क्या होगा आपका, नो मेटास्टेसिस होगी। जैसे आपका मैंने बताया ना मस्सा हो गया, आपने लिपोमा के बारे में सुना होगा कि फैट सेल का क्या हो जाती है, वो डिवाइड डिवाइड होगी। आपने देखा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेगा वो, मतलब इजीली गांठ नहीं, गांठ होगा तो वो तो अलग चीज चली जाती है भाई। वो बहुत ही पिचपिता सा होता है, मतलब पिचपिता समझ रहे हो बात को, कि उसको अगर तुम दबाओगे तो बहुत ही वैसा होगा, फ्लेक्सिबल सा होगा। लिपोमा के इसमें तो वो क्या है, एक जगह में जो फैट सेल है आपकी डिपॉजिट हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उस तरीके से क्या है उसको हम लिपोमा बोलते हैं। ऐसे आपका क्या है, ये फाइब्रो फाइब्रो फाइब्रोमा फाइब्रोमा ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं, फाइब्रोमास हो गया। और इसको हम क्या, इसको हम कुछ मानते नहीं है, क्या नहीं मानते हैं इसको, हम कैंसर वैंसर नहीं मानते हैं, ये सिंपल है भाई, मस्से वस्से हो रहे हैं लोगों के, लेकिन कोई इतना नहीं लेता है, क्या सोचता नहीं इस बारे में। बट कंडीशन कहां खराब हो गई, जहां पे आपकी कौन सी, आपका मैलिग्नेंसी शो करने लगे। तो ये आपका एक तो मैलिग्नेंट होगा, हाईली इन्वेजिव होगा, ये मेटास्टेसिस करेगा, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स थ्रू अ ब्लड और लिम्फ। ये ब्लड लिम्फ और कभी कभी देखोगे पैराटोन जो कैविटीज होती हैं, ये कैविटीज के थ्रू भी क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तीसरा, जैसे इसमें आपका क्या है, ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर ट्रू कैंसर। अब कोई भी कैंसर है आपका, आपका लिपोमा ले लीजिए, लिपोमा सॉरी लिपोमा नहीं, आप लिक्यूमा ले लो, लिम्फोमा ले लो, सार्कोमा ले लो, ये कैसे हैं आपके, ये आपके कैसे कैंसर, ये अलग अलग टाइप के कैंसर भी हैं। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको मैलिग्नेंसी भी दिखने वाली है, मेटास्टेसिस जिसे हम बोल रहे हैं। समझ गए आप बात भाई, ऑनलाइन में यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अच्छा, मुस्कान ने और आगे भी बताया PDK1 एंड mTOR फॉस्फोराइलेशन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप बताइए यहाँ तक क्लियर है भाई, आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ बात की कैंसर के क्लासिफिकेशन की बात करें। अभी तो हमने बोला कि कैंसर क्या होता है, वो बेसिक्स हम समझ चुके हैं कि मैलिग्नेंसी शो करेगा, और ये क्या कर रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन करेगा, अनरेगुलेटेड वे में डिवाइड होंगी सेल्स। इनकी अगर हम बात करें तो कैंसर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ बड़े बड़े क्या कैटेगरीज में। जो हम पहली कैटेगरी किस बेसिस पे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन सेल का ओरिजिन, कि जो आपकी जिसमें मतलब पहला जो कैंसरस प्रॉपर्टी आई है जिस सेल के पास, वो सेल कहां से आई है, मतलब उस सेल का ओरिजिन क्या है। समझ रहे हैं बात? ओरिजिन मतलब कि अगर हम बात करें कार्सिनोमा की, मैं बात करूं, एक टाइप का है कार्सिनोमा। अगर हम कार्सिनोमा की बात करें तो ये कौन सी आपके एपिथेलियल जो सेल है आपकी, एपिथेलियल सेल में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं, जिनको वजह से सेल ने क्या कर दी, कुछ कैंसरस प्रॉपर्टी अचीव कर ली है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्सिनोमा। अब जितने भी कैंसर आपके होते हैं मोस्टली वो आपके कौन से हैं, 90% कैंसर, ह्यूमन कैंसर की अगर हम बात करें, ये आपका कार्सिनोमा ही है। क्यों होगा ऐसा, क्यों लगता है आपको कि अधिकतर कैंसर जो है आपका कार्सिनोमा से ही हो रहा है, कि एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेटेड ही है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा अपना लॉजिक दो यार, कुछ ऐसा ही बोल दो कि सर इसमें कुछ हो जा रहा है, कुछ तो लॉजिक दो इसके पीछे का, क्या हो सकता है, मतलब आगे जाके वही रिसर्च ही करना है ना, तो लॉजिकल होना चाहिए आदमी को। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि जो कार्सिनोमा है आपका, ये आपका एपिथेलियल सेल ओरिजिनेशन है, इसका ओरिजिन जो क्या है इसका, एपिथेलियल सेल। और ये 90% बात कर रहे हैं हम, अप्रॉक्स 90%, मतलब अगर 100 कैंसर के केसेस हैं तो 90 केसेस किस चीज के आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल के आ रहे हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि इनका एक्सपोजर जो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, किसके साथ में, एनवायरमेंट के साथ में बोल सकते हैं। और एनवायरमेंट में आपके क्या है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, कार्सिनोजेन प्रेजेंट है, तो इनका ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से क्या है, इनके ज्यादा चांसेस है क्या होने के,
इनके अपने कैंसरस प्रॉपर्टी गेन करने के। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये कारण है भाई किस चीज के, आपके 90% ये हो गए। और इफेक्ट्स आपके ये क्या करता है, आपका प्रोटेक्टेड कवरिंग हो गई ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज, इनमें ये होगा। लाइक आपका स्किन हो गया, स्किन कैंसर आप बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कोलोन कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट की बात करें, सर्विकल की बात करें और लंग कैंसर की बात करें, तो ये सारा का सारा, इन सभी जितने भी टाइप के कैंसर है, इन सबका ओरिजिन की मैं बात करूं तो सबका ओरिजिन किससे हो रहा है, आपका आपकी कौन सी सेल से हो रहा है, आपका एपिथेलियल सेल से हो रहा है। समझ रहे हो? मेरी स्किन है, मैं बाहर धूप में घूम रहा हूं, मान लीजिए अगर आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो ही रहा है, मान लो, तो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करने वाली है, मेरी अंदर की जो सेल्स हैं उनको तो इतना इंपैक्ट नहीं कर पाएगी, बाहर की सेल को इंपैक्ट कर पाएगी। तो एक कारण ये हो गया, मैं सांस ले रहा हूं, मैंने सांस ली, मेरी कहां जाएगी है, लंग्स के अंदर एयर जा रही है, उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट है मान लीजिए, तो जो आपके लंग्स की जो सेल्स हैं वहां चांसेस हैं कि नहीं है, उनका उनका इसके कांटेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा हैं कि नहीं है ना। मैंने कुछ खा लिया, मतलब मैंने कुछ खाया, उस खाने में आप देख ही रहे हो आपके मसालों में भी क्या पड़ा हुआ है, कार्सिनोजेंस। देख नहीं रहे हो एमडीएच के मसाले कितने फेल हो चुके हैं इस चक्कर में कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कार्सिनोजेन डाल रहे हैं। बताओ पब्लिक की हेल्थ के साथ में कितना बड़ा क्या हो रहा है। और छोड़ लीजिए आप कि आप स्मोकर, कोई स्मोकर है आपके घर में मान लीजिए, तो आप बैठे हो, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो, पैसिव तो हो गया ना, कि जो धुआं आप ले रहे हो उस धुएं की वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ओवरऑल घुमा फिरा के आपने दूध लिया, है ना, दूध में लोग केमिकल डिटर्जेंट विटर्जेंट मिला के दे रहे हैं मान लो, है ना, बहुत सारे हम केसेस सुन ही रहे हैं कि मिलावट भाई, आप एक छोटे से प्रॉफिट के चक्कर में आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या कर दे रहे हो, कैंसर की चपेट में दे दे रहे हो। और कैंसर की चपेट में समझ रहे हो ना, एक को किसी को कैंसर हो जाए तो क्या स्थिति हो जाती है पूरा फैमिली का, कि हमारे पास तो पेशेंट आते रहते थे कैंसर के ना, क्योंकि मेरा काम इस पे था, तो पूरी की पूरी फैमिली क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो जाती थी, नहीं होगी, फाइनेंशियल तो गए, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं भाई कि आपका, मैंने बताया आपको, एक तो कार्सिनोमा, आपका एपिथेलियल ओरिजिन होगा इनका, और ये सारे क्या है आपके, क्यों ज्यादा है उसके पीछे का मैंने आपको रीजन देने की कोशिश की है। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं तो दैट इज सार्कोमा। ये आपका सॉलिड जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लाइक जैसे बोन हो गया, आपका कार्टिलेजेस हो गई, या फिर फैट हो गया, मसल हो गए, फाइब्रस टिश्यूज हो गए, इनसे रिलेटेड, मतलब जो ये कैंसर होगा सार्कोमा, ये इन्हीं किसी का क्या होगा, इसी से ओरिजिन होगा। कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जितने भी आपके सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लाइक आपका बोन हो गया, आपके कार्टिलेजेस हो गए, आपके फैट मसल फाइब्रस टिश्यूज जो हैं, इनसे जब भी ओरिजिन होगा उसको हम किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, उसको हम रखने वाले हैं सार्कोमा। इसके नेचर की बात करते तो लेस कॉमन है किसके कंपैरिजन में, कार्सिनोमा के। मतलब सेकंड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जो ज्यादा जो केसेस दिख रहे हैं उस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, आपका कौन, सार्कोमा। सबसे पहले नंबर पे भाई कौन अपनी पहली पोजीशन बनाया हुआ है, आपका कार्सिनोमा, नहीं सार्कोमा नहीं, सार्कोमा इज सेकंड, ये दूसरी पोजीशन में, बट ऑफन एग्रेसिव, ये भी आपका कैसे होता है, काफी एग्रेसिव टाइप का होता है। इसके हम बात करें कि बोन कैंसर हो गया, आपका मसल कैंसर हो गया, आपका फाइब्रो सार्कोमा होगा, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर हो गया, ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। समझ गए आप, पहला कार्सिनोमा जो आपका क्या, एपिथेलियल सेल। सेकंड आपका कौन सा है, आपका कनेक्टिव टिश्यूज, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज के अगर इनका ओरिजिन है तो दैट विल कम अंडर विच कंडीशन, विच कैटेगरी, दैट विल कम अंडर सार्कोमा कैटेगरी। क्लियर है भाई। अब एक और कैटेगरी आपकी ल्यूकीमिया, ये ल्यूकीमिया लिम्फोमा में मेरा सारा काम था। अगर ल्यूकीमिया की बात करें तो ओरिजिन क्या होगा भाई, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी है ना, तो ये आपका क्या होने वाला, व्हाइट ब्लड सेल से ये क्या है आपकी, इसका ओरिजिन होने वाला है। नेचर की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल में कौन कौन सी आ जाती है आपकी, ल्यूकीमिया क्या है, डब्ल्यूबीसी, अरे 20 से इतना तो बोल ही दो कम से कम, इनको तो बोल दो भाई। हाँ, तो अब इनका देखो ओरिजिनल तो आपको समझ गए, डब्ल्यूबीसी होंगी। नेचर की बात करें तो ये मैलिग्नेंट होंगी, इंक्रीजेस ऑफ इमैच्योर डब्ल्यूबीसी और क्राउडिंग आउट नॉर्मल ब्लड सेल्स। अब समझो अब क्या हो रहा है कि आपका इनका ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन क्या है इनका, डब्ल्यूबीसी, दैट मींस ये आपका टी या बी लिम्फोसाइट टाइप ऐसा कुछ होगा, लॉस क्या है आपका लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो देखो एक तो मैलिग्नेंट होगी भाई, क्योंकि जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं वो कैसी होती है, क्या नेचर है उनका, है सर्कुलेटरी है ना, ये फ्लो कर रही है, तो इनका क्या चांस है, ज्यादा माइग्रेट कर जाएंगी, इसके बाद इकाडेरिन तो है नहीं जो बांध के रखेगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, मैलिग्नेंसी मिलने वाली है। साथ ही हम बात की फीचर की बात करें तो अब एक और चीज है, जब भी कोई कैंसर सेल बनती है तो कैंसर सेल सबसे पहले क्या करती है, अपने जो उसकी आइडेंटिटी है उसको लॉस कर देती है।
आइडेंटिटी मतलब कि एपिथेलियल सेल है, अब वो एपिथेलियल सेल से ओरिजिन उसका एपिथेलियल सेल है, बट वो आपका एपिथेलियल सेल जैसी रही नहीं है, उसने आइडेंटिटी लॉस कर दी। एक तो स्ट्रक्चर का उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर उसका एपिथेलियल सेल का मान लीजिए उस तरीके का वो कुछ राउंड शेप हो जाएगी। तीसरा, वो अपना फंक्शनल रोल भूल जाती है। वो फंक्शन, अगर वो फंक्शनल रोल ही कर दे, मान लीजिए कि आपका क्या है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया, आप खुश हो रहे हो, अरे डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया, अब इन्फेक्शन से हम लोग काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या है कि ये सेल अपने क्या करते हैं, फंक्शनल रोल इनका क्या हो जाता है, भूल जाती है। तो ये अपना ऐसा नहीं कि डब्ल्यूबीसी की तरह काम कर रही है। नेफ्रॉन की बात करें हम किडनी में, कि नेफ्रॉन का किसी का नेफ्रॉन सेल बढ़ रही है अनकंट्रोल्ड वे में, तो नेफ्रॉन ऐसा नहीं कि फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ सेल रेट, सेल काउंट ही बढ़ रहा है, रोल उनका क्या हो गया, खत्म हो चुका है, फंक्शन नहीं कर पा रही। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, एक तो क्राउडिंग ऑफ नॉर्मल सेल, जो डब्ल्यूबीसी का काउंट हमारा 6-7 हजार होना चाहिए था, वो कहीं लाखों में आ रहा है या थाउजेंड्स में आ रहा है, वो काउंट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें हम इसकी, पहले तो एबनॉर्मली हाई काउंट मिलने वाला है डब्ल्यूबीसी का। दूसरा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एएलएल, एक्यूट आपका लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एएलएल हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। साथ ही साथ अगर सीएमएल की बात करें, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, इन केस में क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनका काउंट हाई मिलेगा। किस कंडीशन में, कि विदाउट एनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है नहीं, फिर भी आपको डब्ल्यूबीसी काउंट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। हाई काउंट मिलना दूसरी कंडीशन में भी मिल सकता है, कोई अगर सपोज किसी को इन्फेक्शन है उस समय डब्ल्यूबीसी काउंट हाई मिलता है। बट इस कंडीशन में क्या है कि नॉर्मल पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का काउंट मिल रहा है। और ये लोग जो होते हैं आपके कौन से, इनको क्या, ये प्रोन भी होते हैं भाई किस चीज से, इन्फेक्शन के, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी बन रही है वो डब्ल्यूबीसी फंक्शनल नहीं है। समझ रहे हो बात। और ल्यूकेमिया है, तो ल्यूकेमिया में क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सेल्स आ जाती है। अब आ जाइए दूसरा केस आपका लिम्फोमा का। लिम्फोमा भी आपका क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम की सेल्स हैं भाई ये, मतलब ये आपका बी सेल और टी सेल होने वाली है, और डेराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो, ये आपकी कहां से होंगी, ये बोन मैरो से आई हुई सेल्स है। यहां पर भी आपको इस तरीके का ही मिलेगा, बट ये क्या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आ चुके हैं, ये प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर तो नहीं हुए डब्ल्यूबीसी, बट ये क्या कर रही है आपकी, ये आपका डिवाइड अनकंट्रोल्ड वे में कर रही है, और ये आपका सर्कुलेटरी, अगर मतलब ब्लड से ही मैं आइसोलेट करना चाहूं तो मुझे क्या मिल जाएगा इस केस में, कैंसरस सेल मिल जाएगी। समझ रहे हो बात। अब दूसरा केस है जो आपका लिम्फोमा, ये अफेक्ट करता है आपका लिम्फ नोड्स को और लिम्फोइड टिश्यूज को। लिम्फ नोड पता है आप लोगों को, लिम्फोइड टिश्यू पता है क्या होते हैं भाई लिम्फोइड टिश्यू, आपने तो इम्यूनोलॉजी पढ़ी है ना लास्ट टाइम, कुछ है आइडिया। लिम्फ नोड पता है क्या है लिम्फ नोड, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम का जो बात करें वहां फिल्ट्रेशन होता है मोस्टली, है ना। और लिम्फ, और ये आपका लिम्फेटिक जो टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यूज जो है, यहाँ पर क्या होता है, मैचुरेशन वगैरह, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैचुरेशन होता है आपका किसका, टी सेल और बी सेल, जैसे हम थाइमस की बात कर लें, है ना। तो यहां पर क्या देखिए आप, क्या है ये आपका क्या होगा, लिम्फ नोड्स और लिम्फोइड टिश्यूज में क्या करेंगे, ये आपकी नोड्स, मतलब नोड्स का मतलब क्या होता है, गांठें। जब आप देखते हो ना लिम्फ, आप जो अभी बात कौन बोल रहा था, सर गांठें बन जाती हैं, वो इस केस में गांठ बनती है भाई, कौन से में, आपके लिम्फोमा के केस में। लिम्फोमा क्या होता है, जैसे हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हम बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करें तो क्या होंगी आपकी, कुछ टी सेल्स और बी सेल क्या करेंगी, यहाँ आएंगी, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम की सेल है, और ये यहाँ आके क्या एडहेयर कर जाती है और सर्कुलेट, वो क्या करते हैं आपके अनकंट्रोल वे में डिवाइड कर जाएंगी। अब किसी भी जगह में आप मान लीजिए कि सेल का डिवीजन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा वहां पर, गांठ बन जाएगी ना, गांठें, मतलब कैंसर तो है ही वो, लेकिन गांठें बन जाती हैं। तो आपको दिखने वाला है क्या चीज, इन केसेस में आपको क्या मिलने वाला है कि कुछ गांठें मिलने वाली है, नोड्स मिलने वाली है। क्लियर। कहां कहां पर आपका, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स, और लिम्फोइड जो टिश्यूज हैं आपके, जैसे थाइमस में मान लीजिए आप, स्प्लीन में मान लीजिए आप, क्या हो जाता है लोगों के स्प्लीन में भी क्या हो जाता है आपके, गांठें बन जाती है, गांठें बन जाती है, या वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है भाई। इसके केस के एग्जांपल की बात करूं तो आपका हॉजकिंस हो गया, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया, बी सेल लिम्फोमा हो गया, टी सेल लिम्फोमा हो गया। कि अगर बी सेल का ग्रोथ हो रहा है तो वी कॉल देम बी सेल लिम्फोमा, और टी सेल की ग्रोथ हो रही है तो आपका टी सेल लिम्फोमा। हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हम किस बेसिस पे, एक अलग तरीके की सेल होती है, आर स्टर्नबर्ग सेल बोलते हैं, अभी हम डिस्कस आगे बताऊंगा डिटेल में। अगर वो प्रेजेंट है तो आपका वो हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया, और एब्सेंट है तो वो दैट आर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तीसरे केस में आ जाओ, पांचवा केस है आपका माइलोमा। समझ रहे हो ना बात को, पहला क्या था, कार्सिनोमा, दूसरा, तीसरा ल्यूकेमिया, चौथा लिम्फोमा, और पांचवा आपका आ गया माइलोमा। अब माइलोमा की बात करें, अभी क्या था, सारी यहां तक देखोगे आप तो कुछ प्री मैच्योर, मतलब डब्ल्यूबीसी सही तरीके से डेवलप नहीं हुई थी,
बट उनमें क्या आ गया, कुछ कैंसरस प्रॉपर्टीज आ गई है। इस केस में आ जाइए आप, ये सिर्फ किसका है आपका, ये बी सेल लिम्फोमा का, क्या होगा, माइलोमा, क्योंकि यहां पर क्या आपके स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC कौन सी वाली, आपकी प्लाज्मा सेल्स, दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। आपका जब बनती है ना, आपकी जो बी सेल का मैच्योरेशन होता है तो कैसी सेल बनती है भाई, दो तरह की सेल बनती थी, एक मेमोरी सेल, दूसरी प्लाज्मा सेल, याद है कुछ। मेमोरी सेल्स जो क्या होती है, जब आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन आ रहा है उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाती है, और जो आपकी प्लाज्मा सेल है वो क्या करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। तो ये कौन सा केस होगा, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल के स्पेशलाइज्ड सेल, कौन सी वाली, प्लाज्मा सेल। उनमें क्या आ गया, कुछ म्यूटेशन आ गए हैं। कौन से म्यूटेशन हो सकते हैं, गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन किस में होगा, नहीं नहीं, गेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, लार्ज अमाउंट तो मारो होली, पहले तो सेल में ही कुछ आना चाहिए ना ऐसा। गेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो किस में होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन में, ट्यूमर सप्रेशन जीन में गेन ऑफ फंक्शन होगा, तभी तो सेल डिवाइड कर पा रही है आपकी। और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा किस में, एंटी अपॉप्टिक जीन में। समझ रहे हो बात को, नहीं नहीं, गेन ऑफ फंक्शन में उल्टा तो नहीं बोलते, गेन ऑफ फंक्शन किस में आएगा आपका, ट्यूमर सप्रेसर जीन में गेन ऑफ फंक्शन नहीं, ट्यूमर सप्रेसर जीन में आपका कौन सा वाला फंक्शन आएगा, लॉस ऑफ फंक्शन आएगा, और गेन ऑफ फंक्शन आएगा आपका किस में, जो आपके प्रोटोन को जीन से। क्लियर है भाई। अब इनकी बात करें तो ये एबनॉर्मल आपका क्या करने वाली है, प्लाज्मा सेल्स है, मल्टीप्लाई इन बोन मैरो एंड इंपेयरिंग इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, नहीं ये घटा देती है, क्योंकि जो जब ये एंटीबॉडी जो बना रही है, ये आपके वर्साटाइल होती है ना, हमारी एंटीबॉडीज कैसी बनती है, अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनती है, जिसमें VDJ रीअरेंजमेंट होके कई अलग अलग तरीके, तभी तो बाइंड कर पा रही है अलग अलग एंटी एपिटोप्स पे। तो इनके पास ये फंक्शन नहीं होता है, ये क्या करेंगे, एक जैसी एंटीबॉडीज बना रही है, चाहे कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या करने वाली है, ठप कर देंगी, नॉन फंक्शनल कर देंगी। इसकी अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल आपको इसमें दिख नहीं रहा, जैसे मल्टीपल माइलोमा इसका एग्जांपल है भाई। मल्टीपल माइलोमा में क्या होगा, आपको जो PDF मिलेगा उसमें दिख रहा होगा ये, या देखता हूं अगर ये नहीं हो पाएगा, हाँ, ये आपका क्या कर देगा, ये आपको क्या है, मल्टीपल माइलोमा और प्लाज्मोसाइटोमा में आपको क्या मिलने वाला है, इस तरीके का एग्जांपल मिलने वाला है। ये आपका एग्जांपल किसका है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अदरवाइज ये आपको इसमें ऐसा आ जाएगा। आप समझे हैं बात को, मल्टीपल माइलोमा और आपका किसमें, प्लाज्मोसाइटोमा में आपको क्या मिलना, ये केस मिलने वाला है। क्लियर है भाई, समझ गए आप पांचों टाइप के लिम्फोमास को। हाँ अब तो ये रोटेट भी हो गया भाई, चलो कुछ ऐसे ही रख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका PDF मिलेगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम कैंसर इंसिडेंस की बात कर लें, कि प्रिवेलेंस क्या है कैंसर का, प्रिवेलेंस मतलब कि कितना ये चांसेस हैं इसके। अगर हम बात करें इंसिडेंस की बात करूं तो भाई ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो 2.26 मिलियन केसेस हैं, ये WHO का डेटा है, जिसमें वो बता रहा है कि आपका 2.26 मिलियन, 1 मिलियन मींस आपके 10 लाख, तो 2.26 का मतलब हो गया आपका कितना, अराउंड 22 लाख के अराउंड हो गया, 23 लाख, तो 23 लाख केसेस आ रहे हैं भाई हर साल, किसके, ब्रेस्ट कैंसर के। सेकंड बात करें लंग कैंसर के 2.21 केसेस हैं, कोलोन कैंसर के आपके 1.93 मिलियन केसेस हैं, ऐसे प्रोस्टेट की बात करें 1.41। ये आप याद मत रख लेना कि भयंकर की ये याद करना पड़े, याद के लिए ये जस्ट बेसिक आपको आइडिया रहे कि क्या कंडीशंस है। स्किन की बात करें तो आपके 1.20 मिलियन केसेस आपके क्या है, इसके चांसेस हैं, केसेस हैं मतलब जो आपके क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। उस तरफ आपको डेथ केस की बात बताई गई है, कि आप देखें लंग कैंसर की बात करूं तो आपके 1.80 लंग कैंसर के केसेस कितने थे आपके, 2.21 मिलियन केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसमें से आप बात करो तो 1.80 लगभग लगभग कितना है आपका 18 लाख लोगों की क्या हो रही है, डेथ हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही वैसा केस है। मैं भी आपको इसके बारे में बताऊं क्या होता है। कोलोन कैंसर की बात करें तो इस तरीके से इतने केसेस हैं, इतनी डेथ हो रही है। लीवर की बात करें तो ये डेथ हो रही है। स्टोमक की बात करें तो इतनी यहां पर क्या देखी जा रही है, डेथ रजिस्टर्ड हो रही है। तो कुछ क्यों लग रहा है आपको, केसेस समझ रहे हो आप, सबसे ज्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हैं, लेकिन क्या हो रही है इसमें डेथ रेट बहुत कम कम है उसके कंपैरिजन में। लंग केस में बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों होता होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात उससे ज्यादा तो फिर ये कोलोन रेक्टम कैंसर देखोगे वो ज्यादा नहीं है आपका, लगभग लगभग 1 मिलियन केसेस आपका क्या हो रहा है, 1 मिलियन डेथ हो रही है। और कोलोन की बात करें तो टोटल क्या है आपके 19 लाख केसेस में से आधे लोग की, मतलब समझ रहे हो 1:1 के रेशियो में काम हो रहा है,
कि दो लोगों का कैंसर है, कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर, तो एक तो जा रहा है आपका क्या, एक की डेथ हो ही रही है। एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, देखो बच्चे, एक्सपोजर टू कार्सिनोजन की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर की कॉजेज ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपके बात कर रहे हैं कार्सिनोमा का केसेस ज्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं उसकी डेथ ज्यादा हो, है ना। आपके डेथ ज्यादा होने के चांसेस क्यों ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स का जो कैंसर है उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है। कि पहले पहले डॉक्टर क्या चल रहा होता है कि टीबी तो नहीं है, टीबी के ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में आपको सेम तरीके के सिम्टम्स दिखने वाले कि भाई सांसें उखड़ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आधा टाइम इसमें चला जाता है। और फिर अभी तक क्या है कि जो आपके अर्ली डिटेक्शन का टाइम है, क्योंकि कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड कर रही है, उसको जितना जल्दी रोका जाए तो आसान होगा, जितना लेट रोकने की कोशिश करोगे उतना वो क्या कर जाएगा, आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो इन केसेस में बात करूं कि लंग की बात करूं, मैं कोलोन की बात करूं, लीवर की बात करूं, ये कहां है प्रेजेंट है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, कि भाई मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आदमी ध्यान नहीं दे रहा, अरे क्या होता है, इसबगोल ले लो, मेरी जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, आप क्या खा लोगे, क्या एंटासिड पेंटो वेंटो खा लोगे, ऐसे पेंटो भी आता है आई थिंक। तो हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस चीजों पे, हम क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो नॉर्मल है भाई, आज ढंग से मेरा पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, क्या कर लोगे, आज आज फास्ट कर लेता हूँ, फास्टिंग आज खाना नहीं खाता हूँ, कल कर लूंगा। तो इनका क्या है, इन केसेस में जो आपके अंदर की तरफ है, इंटरनल केसेस है, इनको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि क्यों नहीं दे रहे हैं, पेंटोब लाना सस्ता है, और मैं अगर डिटेक्शन कराना चाहूँ कि जो जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना हर साल में, साल 2 साल में क्या करते हैं, फुल बॉडी चेकअप होता है उनका, लाखों रुपए खर्च रहे हैं, अपने पास का है नहीं। अपने पास का तो ये कि 2-2.5 रुपए का क्या ले जाए, डिस्प्रिन लेके, सर दर्द हो रहा है वो खा लो, पेन हो रहा है बॉडी में तो वो खा लो। तो इन केसेस का जो डिटेक्शन है वो बहुत लेट स्टेजेस में डिटेक्शन होगा। अब लेट स्टेजेस में डिटेक्शन होगा तो क्या करते हैं, उसके वजह से चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके क्या होने के, डेथ होने के। मेरी बात समझ रहे हो, इसको मतलब इतना ज्यादा जानने की जरूरत है, बस पीछे का बैकग्राउंड पता होता है, स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाता है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। यही था इसका पीछे का क्या मोटो। अब देखो भाई, कॉजेज की बात करें तो अगर हम बात करें, कैंसर का सिर्फ एक ही कॉज है, कॉज तो एक ही है एक तरीके से, कौन सा, क्या कॉज, कि गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन होना, कि डीएनए में कुछ चेंजेस आना, ये तो कॉज तो एक ही है ना। मतलब मेरी बात को समझिए कि जेनेटिक में आपका क्या हो जाए, जेनेटिक फैक्टर्स में अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन इन डीएनए, अगर म्यूटेशन हो रहा है डीएनए में, वो डीएनए म्यूटेशन से आपका गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, कारण एक ही है। अगर हम बात करें म्यूटेशन इन ऑन्कोजीन्स, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ला सकता है, नहीं ला सकता है, ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स, इनमें क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, या प्रोटो ऑन्कोजन है वो, अब क्या बन, प्रोटो ऑन्कोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन, कब बन रहा है वो, गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है। ये एक नॉर्मल सेल के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए क्या था आपका, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो एफजीएफ है वो बहुत जरूरी था। पर ये एफजीएफ ही बहुत ज्यादा बन जाए, इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, वो क्या कर देगा, वो कैंसर की तरह लीड करने लगेगा। मतलब एक ही रीजन नहीं होगा, उसके पीछे और भी कुछ कारण होंगे, जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है इसको रोक ले, पर ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी आ जाए क्या चीज, लॉस ऑफ फंक्शन, और गेन ऑफ फंक्शन आ गया आपका किस चीज में, आपका एफजीएफ में, तो वो आपका लीड कर सकता है कैंसर को। सेकंड की बात करूं, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, लाइक आपके कौन से, आपका P53 हो गया, आपका आरबी हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा जो जीन है आपके, ये क्या कर सकते हैं, P53 क्या है आपका, अभी वही हो गया ना कि हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं, सेल साइकिल हम लोगों ने पढ़ी नहीं, तो जब आप सेल साइकिल को कोरिलेट करोगे, मतलब ये चीजें आप थोड़ा सा ब्रेन में चीजें ले आना, तो आप देखोगे जो P53 जीन है कि आपका जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन सही तरीके से ना हुआ, समझ रहे हो कि ए टी की जगह पे ए सी मिल गया, है ना, तो ये क्या कर देता है, ये हाथ खड़े कर देता है भाई कि नहीं नहीं आप आगे नहीं जाओगे, ये पुलिसिंग का काम कर रहा है, ये चेक पॉइंट का काम कर रहा है। आपने चेकनाका सुना है, बैरिकेड्स, कि गाड़ी तभी पार करेगी पहले इसकी चेकिंग होगी यहाँ पर, तो वो चेकिंग का काम कर रहा है आपका P53। और P53 अगर रिश्वत ले ले, है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट के गार्ड खड़े हुए हैं चेक चेक उसमें क्या है, चेक पॉइंट पे, और उसने क्या कर दिया कि पैसा लेके और जाने दी गाड़ी को, तो क्या हो जाएगा, ये इलीगल है। तो जब ये इलीगल गतिविधि में आपका कौन P53 हो गया, आरबी हो गया, ये मिल जाए कि चलो ठीक है थोड़ा ही ज्यादा म्यूटेशन चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो केस क्या है आपका, कैंसर का केस है। मेरी बात को समझे। अब ये क्या हो सकता है भाई, इनहेरिटेड भी हो सकता है। अब जेनेटिक है तो कैसा हो सकता है, इनहेरिटेशन, क्योंकि जेनेटिक आपका क्या था, जेनेटिक मटेरियल जो है आपका जीनोम जो है वो क्या कर रहा है आपका, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी हो रहा है। एक में म्यूटेशन आया, अब पता समझो आप बात को, कि एक इंडिविजुअल है कोई, उसके क्या आ गया, आपके ट्यूमर सप्रेशन जीन में म्यूटेशन आ जाए, तो वो हो सकता है उसको कैंसर ना हो, क्यों, क्योंकि बाकी कोई फैक्टर उसको क्या कर रहा होगा, ओवरकम कर रहा होगा। लेकिन
अब जैसे ही वो फिर उसने क्या कर दिया, उसने एमडीएच का वो मसाला खा लिया, कौन सा वाला जिसमें कार्सिनोजेन है, वो ले आया गेन ऑफ फंक्शन किसमें, प्रोटॉन को जीन में। अब हो गए 2 जीनों में आ गया म्यूटेशन। सपोज तब भी कोई चेक पॉइंट उसको देख रहा हो, अगर अगली जनरेशन में उसके और आगे जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसमें कहीं और ज्यादा गेन ऑफ फंक्शन आ जाए किसी और जीन में, हो सकता है ये चीज, चांसेस है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी का काम है भाई। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो तीसरी पीढ़ी में चांस है कि वहां पर क्या हो जाए। आपने देखा होगा जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। जैसे हम लोग जब जब मेरा काम, मैंने लिम्फोमा में काम किया तो देख रहा हूं मुस्लिम्स में ज्यादा केसेस हो रहे थे, केसेस आ रहे थे। क्यों? वहां पर एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? कि वो इंटर मतलब होता है ना कजिनस मैरिज जो कर रहे हो, अब अंदर ही अंदर मैनेज करते जाओगे तो जो आपका क्या है, सपोज आपका रेसेसिव वे में है, वन हाफ मतलब एक क्रोमोसोम में दूसरा क्रोमोसोम काम सही कर रहा है, मतलब जब जब भी म्यूटेशन होगा, ऐसा तो नहीं भाई म्यूटेशन को पता हो p53 जीन इस पोजीशन में प्रेजेंट है, मैं दोनों को पकड़ के क्या कर देता हूं, दोनों को रिश्वत दे देता हूं, दोनों म्यूटेशन कर देता हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सपोज के एक में म्यूटेशन हो जाए तो दूसरा वाला तो सही से काम करेगा नहीं करेगा, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया भाई उन्होंने दो साथ ही में, तो याद है ना कि मामा ने, ऐसा है उन लोगों में ऐसा हो जाता है कि आपके कैसे कजिनस मैरिज हो जाएगी। अब मान लीजिए एक जो आपका क्या है पेरेंट है, उसका एक एक क्या होगा, एलील या एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा, उसने शादी कर ली अंदर ही, उस दूसरे में भी म्यूटेशन होना है नहीं होना है। अब उनके जो अब अगली जो प्रोजेनी आएगी, अगर दोनों के पास वो म्यूटेंट म्यूटेंट वाले जीन आ जाए, क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना बात को, कि जो p53 शायद आधा काम कर रहा होता, वो कैसी कंडीशन रेसेसिव में था, वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जैसे ही वो डोमिनेंट होगा तो चांसेस बढ़ गए हैं किस चीज के, कैंसर होने के। क्लियर है भाई? इंटरब्रीडिंग, बहुत सही। अब ये चीजें हैं भाई, जैसे ओवेरियन कैंसर आप देखोगे इनहेरिटेड जेनेटिक्स भी है भाई, जैसे BRCA1 BRCA2, ये आप देखोगे कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या कर दिया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर में क्या है, इसका रोल देखा गया कि BRCA1 BRCA2 का हम लोग करते भी हैं, उसका पीसीआर विसा लगा के देखते थे, गेन ऑफ फंक्शन वगैरह तो नहीं है, या इसका क्या आईसी वगैरह इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है कि इसको क्या कर दिया जाए, टिश्यू की सेक्शनिंग कर दी जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि BRCA1 BRCA2 में कोई वो तो नहीं है, गेन ऑफ फंक्शन तो नहीं है। मेरी बात को समझो। और इनहेरिटेड है मतलब BRCA1 का जो जीन है वो मदर से आया होगा, है ना, और वो किस में आया, अगली जनरेशन में आया, उस जनरेशन में आने के बाद क्या कर दिया उसने, आपका म्यूटेशन को, म्यूटेशन हुआ है तो वो क्या करने वाला है, फर्दर लीड्स टू कैंसर। मेरी बात को समझ रहे हो? तो कॉजेस की बात करें मोटा मोटी, कारण क्या है, जेनेटिक ही है, जीनोम में चेंज आया तो कैंसर है। अगर आपके उसमें चेंज आ रहा है, कुछ प्रोटीन वोटीन में चेंज आ रहा है तो नहीं पॉसिबल है, प्रोटीन में चेंज आएगा तो उसी जनरेशन तक रहेगा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा, अगली तो प्रोटीन तो फ्रेश बनेगी ना, कि प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो जाए, प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं हुई, प्रोटीन में आपका क्या गेन ऑफ फंक्शन आ जाए। लेकिन प्रोटीन का एक क्या है टाइम है, कोई भी प्रोटीन बनी है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, उसका कुछ टाइम के बाद उसका डिग्रेडेशन हो जाना है, लेकिन फिर नई प्रोटीन बनेगी, वो नई प्रोटीन थोड़ी ना आपकी कैसी होगी, म्यूटेटेड होगी। मेरी बात को समझ रहे हो? पर अगर जीनोम के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाए, अब जीनोम के सीक्वेंस में चेंजेस की बात करें तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, म्यूटेशन क्या हो सकता है भाई, कि ए की जगह में टी आ जाए, टी की जगह में जी आ जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है। अब देखते हैं भाई क्या चीजें, कि कारण क्या है उस जीन कैंसर के, कैंसर के या कार्सिनोजेंस की बात करूं, कि अब भाई म्यूटेशन आना नेचुरल तो नहीं है, ऐसा आसान मतलब स्पॉन्टेनियस भी होता है, बट आपके जो प्रमोट करते हैं किस चीज को, म्यूटेशन को, दैट आर कार्सिनोजेन, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोल देते हैं, कार्सिनोजेंस। अब देखो कार्सिनोजेंस आर एजेंट, ये आपका कैसा हो सकता है, कि फिजिकल हो सकता है, आपका कोई केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल हो सकता है, दैट कॉजेज अ कैंसर बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशंस और अल्टरिंग नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस। अब समझो, हम इतना समझ चुके हैं कि जो कैंसर है वो गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से हो रहा है, और ये गेन ऑफ फंक्शन और ये लॉस ऑफ फंक्शन जो हो रहा है इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, क्या, म्यूटेशन, कि आपका कुछ सीक्वेंस में चेंजेस आ चुके हैं। अब देखो, अब ये सीक्वेंस में चेंजेस आ क्यों रहे हैं, वो किसी कार्सिनोजन की वजह से आ रहे हैं। कार्सिनोजन क्या है, कुछ एजेंट्स हैं, वो आपका कुछ केमिकल एजेंट हो सकता है, कुछ फिजिकल एजेंट हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है आपका, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होता है। केमिकल एजेंट की बात करें तो कई सारे कार्सिनोजेंस हैं यार, मैंने बताया ना वो एमडीएच के मसालों में मिल रहा है, तो कोई मसाले में जो केमिकल मिला है वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका कार्सिनोजन है। दूसरा हम बात करें फिजिकल की, बात करें रेडिएशन, आप एक्सरे कराने बार बार क्यों कहते हैं डॉक्टर कि 3 महीने में या 2 महीने में शायद कुछ बोलता है कि 2 महीने के बाद ही एक्सरे होगा, ऐसा नहीं है ना कि आज आप एक्सरे कराएं कल फिर एक्सरे कर रहा है, परसों फिर एक्सरे कर रहा है, वो क्या करेगा, आपको टाइम देता है कि भाई इसके बाद, क्योंकि आपको जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो तब तक कुछ अगर डैमेज आया है उसको रिपेयर सही कर दे। पर अगर आप बार बार इंडक्शन करोगे उसको, ये नॉर्मली है,
वो रिपेयर करना ही छोड़ देगा। तो इन वजह से क्या, एक आपका जो फिजिकल रेडिएशन है, आपका यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या है आपका, ये फिजिकल क्या है आपका कंपोनेंट है। और बात करूं अगर बायोलॉजिकल कंपोनेंट की, तो जैसे आपके बैक्टीरियाज हो गए, एच पाइलोरी, वो क्या करता है, अल्सर क्रिएट कर देता है। आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की हम बात करें, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वायरस है, ये वायरसेस है, हेपेटाइटिस है ना। तो ये क्या है आपके वायरसेस हैं। ये वायरस क्या करते हैं, सेल डेथ कर देंगे वहां पे। अब लीवर, लीवर में होता है ना आपका हेपेटाइटिस, सुना है आप लोगों ने, एंडीसम वायरसेस, हाँ। आपका हेपेटाइटिस है, मान लीजिए आपकी सेल की डेथ कर रहा है वो, सेल, उसका वायरस का काम क्या है, सेल के अंदर जाना, अपनी मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट, खुद को रेप्लिकेट करना। और आपने एक आपने लीवर की एक प्रॉपर्टी भी जानी है, क्या है उसके पास, रिजनरेशन की प्रॉपर्टी, कि भाई अगर कुछ डेथ हो रही है तो रिजनरेट करता है। अब बार बार डेथ हो रही है वहां पे मान लो, तो रिजनरेट करेगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कोई अगर आपको एक बार जाना है कहां, इस पोजीशन, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बार जाना है ना, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, एक एक चांस है ना कि आप जाते जाते भाई हो जाए। आपको रेगुलर फ्रीक्वेंसी में जाना आना लगा तो चांसेस बढ़ गए। अब सोचो एक सेल है, उसने डिवाइड होना है, एक बार डिवाइड हुई, एक बार चांस था वो ओके हो गया, लेकिन अब सेल रेप्लिकेट कर रही है बार बार, है ना, तो चांसेस क्या है म्यूटेशन के, ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ केसेस भी कभी कभी बन जाते हैं कि आपके क्या है, वो कंपनसेशन के चक्कर में क्या है कि सेल डिवाइड कर रही है, उसकी वजह से भी कुछ क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं सेल के अंदर, म्यूटेशन आ गए, वो म्यूटेशन एक्यूमुलेट हुए और कुछ कैंसरस प्रॉपर्टी हो गई वहां पे, है ना। दूसरा क्या है कि जो आपके वायरसेस हैं, उनके पास ही कुछ प्रोटोऑन्कोजेंस प्रेजेंट है भाई, ऑन्कोजेन प्रेजेंट है, वो ऑन्कोजेन को क्या करता है, इंसर्ट करवा देगा आपके किसके साथ में, आपके खुद के जीनोम के साथ में। अब खुद के साथ जीनोम के साथ में अगर वो चला गया, तो आपको नहीं पता है कि उसको एक्सप्रेस करवाना नहीं करवाना है, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स उसके पास होते हैं, उनका एक्सप्रेशन वो बढ़ा देगा, उसकी वजह से क्या है आपके जीन्स, जो ऑन्कोजीन है, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। समझ रहे हो, बायोलॉजिकल इस तरीके से, बायोलॉजिकल जो फैक्टर है आपके आपके क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो गए हैं, वायरसेस हो गए, ये कॉज करते हैं। एक एक करके देख लेते हैं इनको। अब देखो केमिकल एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो केमिकल एजेंट्स दैट इंटर दैट इंटरेक्ट विद डीएनए, क्योंकि कहानी क्या है ओवरऑल, आपके डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, डीएनए में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम बात करें, वो इंटरेक्ट करना चाहिए डीएनए के साथ में, और आपका क्या है, सेलुलर कंपोनेंट के साथ में, कि सेलुलर कंपोनेंट और डीएनए में वो इंटरेक्ट करेगा, तो जाके उसके चांस क्या है, वो कैंसर करने के चांसेस हैं। कॉजिंग आपका ये म्यूटेशन करवा दे, आपका क्रोमोसोमल का कुछ डैमेज करवा दे, और डिसरप्शन ऑफ अ नॉर्मल सेल रेगुलेशन, की नॉर्मल सेल जिस तरीके से रेगुलेट कर रही थी, रेगुलेशन मतलब क्या हो गया कि चेक पॉइंट्स रोकना, सेल डिवाइड होगी, चेक करना कि भाई डीएनए सही से प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, रेप्लिकेट कि अगर साइटोप्लाज्म प्रॉपर से डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट सही से बना है नहीं बना, ये तो आपके चेक पॉइंट्स है। अभी आप लोगों ने सेल बायो आपकी हुई नहीं है, आप उसमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हो, इसको इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ज्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ। इसके बात करें तो देखो, जैसे बेस एनालॉग, बेस एनालॉग मतलब जैसे आपका बेसिस, कौन कौन से बेसिस होते हैं डीएनए में, यूरेसिल कौन से डीएनए में हो रहा है भाई, बेसिस नहीं, पहले तो मैं डीएनए बोल रहा हूं, आपके कौन कौन से होते हैं, एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये कुछ ऐसे एनालॉग्स होंगे, कैसे एनालॉग, ये है तो नहीं बेस, पर ये बेस जैसा दिख रहा है, ये बहरूपियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लाया हूं स्ट्रक्चर, आपका जो क्या है, आपका जो ये 5 ब्रोमो यूरासिल है, ये आपका कैसा एनालॉग है, मतलब ये है नहीं, ये क्या, ये कोई बेस नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए, जो 5 ब्रोमो यूरासिल है, ये कोई बेस नहीं है, बट ये किसकी तरह आपका एक्ट कर रहा है, कि आप मान लीजिए ये थाइमीन की तरह। अब थाइमीन और उसमें कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को, क्या अंतर दिख रहा है, और यहां पर क्या होगा, जब ऐसा रहता है तो यहां पर दैट मींस यहां पर क्या प्रेजेंट आपका, CH3, है ना। तो है दिखना होबाहु दिखने में एक जैसा है। अब इसको पता नहीं है, किसको, जब रेप्लिकेशन चल रहा है उसको नहीं पता आ रहा है, 5 जैसे आपका ये आ गया कौन सा, 5 ब्रोमो यूरासिल आया, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हम मैं थाइमीन ऐड कर रहा हूं, या ये ए की जगह ए के अपोजिट में क्या ऐड कर देगा, 5 ब्रोमो यूरासिल। अब 5 ब्रोमो यूरासिल कर दिया, तो सेल को लग रहा है कि सब ओके ओके है भाई, मैंने तो वही तो यूज किया है। कुछ पॉइंट होंगे जो इसको देखा होगा, यहाँ पर NH है कि नहीं है, यहाँ पर O की है कि नहीं है, यहाँ पर H है कि नहीं है, इसने देखा, इसने बोला ओके है, इसने पास कर दिया। अब पास कर दिया तो उसके चक्कर में क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका भाई इस 5 ब्रोमो या इस 5 ब्रोमो यूरासिल का क्या नहीं होगा, जब क्या होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, RNA बनेगा, इसके पास है ही नहीं, कोई बेस है ही नहीं, उसके ट्रिपलेट को पहचान ही नहीं पाएगा, इस जीन का एक्सप्रेस नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अब सपोज ये कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है,
तो क्या वो एक्सप्रेस करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या करता है, आपको जो बेस एनालॉग सिस्टम है वो क्या करने वाला है, आपका मिस कॉर्पोरेशन इनटू अ डीएनए, और उसके जैसे आपको देखोगे वहां पर पॉइंट म्यूटेशन आपको दिखने वाला है। सेकंड बात करूं एल्कलाइटिंग एजेंट, आपका एल्कलाइटिंग एजेंट जैसे इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, ये एड्स एल्काइल ग्रुप। अब आप देखोगे ना इनमें स्ट्रक्चरों में आप देखोगे तो आपके बहुत कम कम वो चेंजेस हैं कि आपका देखोगे यहाँ पर NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर NH2 नहीं है। अगर इसका NH2 मैं रिमूव कर दूं मान लीजिए सपोज, तो क्या हो जाएगा, ये एडेनिन होगा नहीं होगा। ऐसे आप इसका मान लीजिए थाइमिन और साइटोसिन में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, आपका यहाँ NH2 प्रेजेंट है, यहाँ O प्रेजेंट है। अगर इसका डीएमिनेशन आपका एल्काइलेशन अगर हम कर दें तो क्या कर देगा, एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देगा, तो फिर से क्या होने वाला आपका मिस सेंस, या बोलते हैं बेस मिस पेयरिंग हो जाएगी, वो भी तो एक म्यूटेशन है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन नहीं हो रहा भाई। कार्सिनोजन का सिंपल सा फंडा क्या है कि डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन ले आना, और कैसे मॉडिफिकेशन, या तो गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन। तो पहला हमने बेस एनालॉग बताया कि आपका थाइमिन की जगह पे आपका यूरासिल ऐड, क्या है आपका, ये ऐड हो जा रहा है, कौन सा 5 ब्रोमो यूरासिल ऐड हो जा रहा है। सेकंड की बात करूं, आपका एल्कलाइटिंग एजेंट क्या है आपका, ये एल्कलाइजेशन कर देगा, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से आपका मिस क्या होगा, मिस पेयरिंग हो जाएगी। डीएमिनेशन की बात करें तो हाइड्रोक्साइल अमीन जो है आपका कन्वर्ट करता है आपका बेस को, किसको, साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट कर देगा। इसकी वजह से भी तो क्या आ जाएगा, इश्यूज आ जाएंगे। ऐसे कुछ ऑक्सीडेटिव एजेंट हो गए जो ऐसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, आपने देखा होगा ना, H2O2 हो गया आपका, ओजोन हो गया, ये क्या आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये रिएक्ट कर जाएंगे किसी के साथ में। अब ये रिएक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होने वाला है कि जो उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहेगा। आपने देखा है ना कि आप क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह खाया करो, जो होते नहीं आपके, कैसे क्या बोलते हैं उसको, अनार वनार की जो बात करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपका ये वाला लॉस है H2O2, इसका क्या कर दिया जाए, ये रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीसीज हैं इनको कम से कम रखा जाए। अब देखो दो तरीके हैं इसके, एक तो बोलते हैं ना, ये आप जैसे क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रहोगे तो आप एजिंग नहीं होगी, आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको रीजन होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, टाइम से पहले डिवाइड हो जाएगी, मर जाएगी, डिवाइड नहीं होगी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, ऐसा तो नहीं होगा यार। अब देखो मतलब यही ना, आपको एक थोड़ा सा अपना सोचने का दायरा आपको कैसा बनाना होगा, बढ़ाना होगा, तभी तो आप कुछ रिसर्च कर पाओगे ना। आप बड़ी पढ़ाई चीजों में चलोगे तो नहीं हो जाएगा। मैंने बोला ना, आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करो। देखो सपोज सिंपल वाली बात है कि इसकी वजह से अगर क्या आएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एजेंट की वजह से क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का हमने क्या देखा था, क्या हो रही थी, अरे एंड की प्रोडक्ट क्या था भाई, सेल की डेथ हो रही थी। अब आपकी सेल की डेथ हो दी जाए तो क्या हो जाएगा, बूढ़े नहीं हो जाओगे। रीजन क्या है सेल डेथ का, नहीं भाई एजिंग का रीजन क्या है कि नई सेल ज्यादा बन नहीं पा रही है और मर ज्यादा रही है। तो समझ रहे हो बात को, इसकी वजह से क्या देखोगे आप, एजिंग स्लो डाउन हो जाती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। जब एंटीऑक्सीडेंट आप ले रहे हो तो ये जो आपके कौन से हैं, रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या हो जाएगा, सेल कम रहेगा, कम रहेगा तो सेल की एपोप्टोसिस कम होगी। समझ रहे हो बात को। दूसरा केस क्या है कि इसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, एक तो ये एपोप्टोसिस में जानी चाहिए थी, ये एपोप्टोसिस में ना चली जाए तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऐसे आप इंटरकलेटिंग एजेंट की बात कर लो, जो इंटरकलेट एजेंट क्या होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल क्या है इसमें, इथिडियम ब्रोमाइड। भाई ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रही चीजें। ऐसा मेरे को कभी कभी ये लगता है ना कि ऐसा ना हो जाए बहुत स्लो ही चल रहा मामला। आपका क्या है, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड है, ईटीबीआर। ईटीबीआर कहाँ यूज होता है भाई, ऑनलाइन आप लोग बताओ, जिन लोगों ने कुछ तो पीएचडी नहीं, आपने वो तो किया होगा ना, एमएससी डेजर्टेशन वगैरह किया हो, जिसने आपका डीएनए वीएनए पे पीसीआर वीसीआर किया हो, कुछ कोई है ऐसा, 20 लोग जुड़े हैं भाई, पीसीआर किसने लगाया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यूज्ड फॉर विजुअलिंग, बहुत बढ़िया। अब कैसे विजुअलाइज करता है ये भाई इंटरकलेट कर जाता है आपका, कहां पर इंटरकलेट मतलब क्या होता है कि आपका जैसे एटी है, एटी के बीच में क्या आ गया आपका, ये ईटीबीआर आ गया, ईटीबीआर आ गया, इथिडियम ब्रोमाइड आ गया। मेरी बात समझ रहे हो। अब जब इंटरकलेट कर जाएगा तो ये फैला देगा स्पेस को, है ना। तो जो आपकी फ्रेमिंग होती है, आपने देखा है ना, जब हमारा न्यूक्लियोटाइड की जब ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो तीन तीन क्या करता हो, तीन अमाइनो एसिड को पकड़ के, ट्रांसक्रिप्शन नहीं सॉरी, जब ट्रांसलेशन होता है तो तीन तीन अमाइनो एसिड का क्या बनाता है, सॉरी तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का क्या बनता है, एक बेस एक सेट बनाता है, उसके अगेंस्ट क्या लगाता हो, अमाइनो एसिड ऐड करता है ना। आपने सुना है ना कि तीन अमाइनो एसिड क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग ही तो बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं ना, फ्रेमिंग ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन में क्या होता है कि 3 अमाइनो एसिड का सेट, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है आपका एक अमाइनो एसिड बाइंड करता है ना। लेकिन अब जैसे ही इसने इंटरकलेट एजेंट ने बाइंड किया, ये इसको फैला देगा भाई, तो फ्रेम सही से नहीं बन पाएगा, वो फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अब ये फ्रेम क्या हो जाएगा, यहां पर इसने एटी की, अब ये एटी को कवर कर रहा है, जबकि इसने क्या कर रहा है एटीजी को कवर करना था। अब जब फ्रेम शिफ्ट हो गया तो जो प्रोटीन आपकी बनेगी वो नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। अब नॉन फंक्शनल कौन सी प्रोटीन हो जाए, ट्यूमर सप्रेशन की अगर कोई प्रोटीन हो जाए, मतलब थोड़ा सा बेसिक वो एक ही सेम चीज है कि कुछ भी अगर ट्यूमर सप्रेसर की आपके क्या हो जाए, आपकी फ्रेम शिफ्ट उसमें हो जाए, तो उसमें सही से अपना ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन सही से नहीं होगा तो वो फंक्शनल सही से नहीं, फंक्शनल सही से नहीं, अपना काम नहीं कर पाएगी। और कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो अपना काम सही से ना करे, आपका P53 मान लो ट्यूमर सप्रेसर जीन, उनकी वजह से भी क्या होने वाला है कि सेल में आपकी कैंसर का एक रीजन ये बन सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब दूसरा आ जाओ भाई, फिजिकल एजेंट की हम बात करें तो फिजिकल एजेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिजिकल एजेंट में पहला आपका आयनाइजिंग रेडिएशन। देखो फिजिकल एजेंट आर रेडिएशन दैट डैमेजेस द डीएनए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीडिंग टू अ म्यूटेशन एंड कैंसर। कि जितने भी आपके कौन से फिजिकल एजेंट हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बहुत सही। आयनाइजिंग जो रेडिएशन है आपका, जैसे आपका किससे होगा, गामा रेज, आपके एक्स रेज और आपकी बीटा रेज, इनकी क्या बहुत ही हाई एनर्जी है। अब हाई एनर्जी होगी तो ये डायरेक्टली क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पहुंच जाती है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगी तो आपका क्या कर सकता है, ये आयनाइजेशन करा सकता है डीएनए का। डीएनए में आपका एडेनिन है, मान लीजिए उसको आयनाइजेशन करा दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएंगे, उन मॉडिफिकेशन की वजह से भी क्या है, ये कॉज कर सकता है किस चीज को, आपका म्यूटेशन को। तो आपका क्या इफेक्ट, कॉजिंग अ सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर सकते हैं ये, एंड लीड्स टू द क्रोमोसोमल एब्रिएशंस एंड म्यूटेशन। ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा, बहुत ही हाई एनर्जी है, तो ये डबल बॉन्ड ही तोड़ दे रहा है। किस चीज से जुड़े हैं दो न्यूक्लियोटाइड आपस में, कौन सा बॉन्ड होता है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत गलत, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अरे भाई तुम कहां जी रहे हो, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या उसमें डीएनए में होता है, सल्फर तो होता ही नहीं है यार। नहीं तो कौन सा था वो एक्सपेरिमेंट, मिसेस स्थल का एक्सपेरिमेंट था वो, आपका क्या होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमरन का आंसर है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा, इतनी एनर्जी है इसके अंदर, किसके अंदर, ये आपके गामा एक्स रेज और बीटा रेज है जो इसके अंदर बहुत ज्यादा। अब ये म्यूटेशन कर दिया, स्ट्रैंड को दो स्ट्रैंड, मतलब आपका डबल बॉन्ड ही तोड़ दिए, और डबल बॉन्ड के बाद क्या कर देगा ये, आपका एक तो क्या हो जाए एब्रेशन हो जाए, क्रोमोसोम जो था उसका इंटैक्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है। अगर हम बात करें तो ल्यूकीमिया, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, ये कुछ रीजन मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है आपका इस तरीके से कोई कैंसर के चांसेस है। सेकंड में आ जाओ, नॉन आयनाइजिंग में आ जाओ आप, जैसे आपकी यूवी रेज हो गई, ये आयनाइज तो नहीं करेगा, लेकिन क्या कर जाएगा डिफेक्टिव आपका, ये अगर इसमें डिफेक्टिव आ जाए तो जीरोडर्मा पिगमेंटोस में हो जाता है, इसमें हाई स्किन कैंसर रिस्क बढ़ जाता है भाई, समझ रहे हो बात। एग्जांपल की बात करो तो स्किन कैंसर हो गया आपका, तो इस तरह के कैंसर के चांसेस हैं क्योंकि आपकी स्किन ही एक्सपोजर है किस चीज से, आपकी यूवी लाइट से। आप यूवी लाइट में ऐसे तो बैठोगे नहीं कि आप क्या, आपने फ्लो क्या बोलते हैं उसको, एलईएफ लैमिनार एयर फ्लो में बैठे हुए और यूवी लाइट करके तो बैठोगे ना, हम ऑफ रखते हैं। बट अब जो ये नेचुरल लाइट आ रही है, आपके ओजोन लेयर क्या हो चुकी है, डिप्लीट होती जा रही है, तो यूवी लाइट आपके अंदर आ रही है, यूवी लाइट अंदर आएगी तो क्या कर जाएगी, थायमिन थायमिन डायमराइजेशन कर देगी, और थायमिन थायमिन डायमराइजेशन कर दिया, और न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर आपका सिस्टम काम करता है, ये काम ना करे, सपोज इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो ये भी लीड करता है आपका किसी को कैंसर को, है ना। इसको एक एग्जांपल इसका जीरोडर्मा पिगमेंटोस, ये इस तरीके का क्या कर देगा, काम कर जाएगा भाई। अब तीसरे एजेंट पे आ जाते हैं हम, आज हम बहुत स्लो चल रहे हैं भाई ना, कुछ मतलब ये पेस होना चाहिए, ये मैं स्लो हूं, ये पेस होना चाहिए, मुझे बहुत वो लग रहा है यार। बायोलॉजिकल एजेंट की बात कर लो, बायोलॉजिकल एजेंट की बात करो तो बायोलॉजिकल एजेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हो सकते हैं ये, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है दैट कैन कॉज कैंसर बाय अल्टरिंग होस्ट का डीएनए बदल दे। डीएनए बदल दे मतलब कि वहां बैठ के सिलाई बुनाई कर रहा हो, नहीं, कि अब आरएनए वायरस है मान लीजिए, डीएनए वायरस है, ये क्या करते हैं अपना, वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, ये अपने जीनोम को एंटर करता है सेल के अंदर और इंसर्ट करवा देता है किसके अंदर, आपके होस्ट के डीएनए में, और होस्ट के डीएनए में अपना जीन डाल दिया। अब होस्ट के जीन में अगर ये कोई प्रोटोन कोजन डाल दे या ऑनकोजन डाल दे, उससे क्या हो जाएगा क्या होगा उससे, उस जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उस जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा तो उससे क्या होता है आपका, वो कॉज कर सकता है भाई कैंसर, अगर कोई आपका गेन ऑफ फंक्शन करवा देगा ना वो। और दूसरा क्या है, प्रोड्यूसिंग कुछ टॉक्सिन का प्रोडक्शन करवा दे, इंड्यूसिंग आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करवा दे, इसकी वजह से भी कुछ चांसेस बनते हैं।
कुछ एग्जांपल देख लो भाई, डीएनए वायरस का एक एग्जांपल आपका हेपेटाइटिस बी, जो आपका लीवर कैंसर कॉज करता है, और आपका क्या कर एक आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है एचपीवी, ये दोनों आपके कैसे हैं, डीएनए वायरसेस हैं, ये सर्वाइकल कैंसर को कॉज कर देगा। हर्पीज वायरस है, ये भी आपका क्या करने वाला है, आपका एप्स्टीन बार वायरस हो गया, आपका बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करता है। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 है जो आपका कैपोसिस सार्कोमा करने वाला है। सार्कोमा किससे होता है, सार्कोमा प्लाज्मा सेल कहां से आ गई भाई, वो माइलोमा था। हाँ भाई बताओ, सार्कोमा सार्कोमा का क्या था, कहां से था, कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या है, ये चीजें हैं, समझ रहे हो बात, हेपेटाइटिस बी हो गया आपका, ह्यूमन पैपिल एचपीवी हो गया आपका, हर्पीज वायरस हो गया आपका। कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो हेलिकोबैक्टर आपका पैलोरी, एच पाइलोरी को भी देखा गया, ये मतलब ऐसे कैंसर कॉज नहीं करता है, ये आपका क्या कर देगा, ये कॉज करता है आपका अल्सर का फॉर्मेशन कर देता है। अल्सर फॉर्म होता है, अल्सर के बाद फिर वो फर्दर लीड्स टू कैंसर, वो बाद में फिर क्या होता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये है आपके कौन, कैसे हैं ये बायोलॉजिकल, ये लिविंग है ना, आपका वायरस की बात करो, आप बैक्टीरिया की बात करो, तो ये आपका क्या कर रहे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे और ये भी लीड कर सकते हैं आपके कैंसर को। दूसरी तरफ आप आरएनए वायरस की बात करो, देखो जो आपका हेपेटाइटिस बी है वो आपका डीएनए वायरस है, और हेपेटाइटिस सी आपका कैसा वायरस है, आपका आरएनए वायरस है, ये भी लीवर में कैंसर कॉज करता है। आपका रेट्रोवायरसेस है, रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, आरएनए वायरस है, इनके पास क्या होता है कि आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करवाते हैं। बहुत सही, हाँ जी बोलो बोलो, हाँ क्या कह रहे हैं आप बताइए, कौन बोल रहा था अभी, कुछ बोल रहा था ये फिर, अच्छा ये पुराना मैसेज होगा, आई थिंक पॉज हो गया वीडियो। हाँ जी, तो ये है भाई आपका, जैसा आपका ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरसेस हो गए, ये आपका क्या करने वाले, लिक्यूमिया, एडल्ट में टी सेल लिक्यूमिया, ऐसे कुछ पैरासाइट्स की बात करें तो ये अलग अलग तरीके के नाम है, ब्लैडर कैंसर करवा दे रहा है, इनको थोड़ा एक बार देख लेना, याद भी कर लेना इनको, बाई चांस आपको क्या मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको मिस ना करो। तो आप समझ गए भाई, तीन तरीके के हमने क्या समझ लीजिए, समझ लिए, पहला केमिकल, सेकंड फिजिकल, फिजिकल में आप समझ रहे रेडिएशन जितनी भी है, थर्ड आपका आ गया बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में आपका बैक्टीरिया वायरसेस और कुछ क्या है आपके पैथोजन, पैरासाइट्स बोल सकते हैं, पैथोजन बोल सकते हैं, वो भी लीड करा सकते हैं, पैथोजन तो सारे ही हैं, पैरासाइट्स है जो आपका क्या कर सकते हैं, कैंसर को लीड करा सकते हैं। बट भाई यही नहीं है रीजन कि मैं इन सब चीजों से बच जाऊं, मैं बैक्टीरिया से भी बच जाऊं, मैं वायरस से भी बच जाऊं, मैं क्या बोलते कार्सिनोजन भी यूज नहीं कर रहा हूं, कि मतलब मैं ऑर्गेनिक, अब आ गए ना हम लोग, क्या है ना कि वो जो आपकी पश्चिमी सभ्यता थी उस तरफ को क्या हम लोग मूव कर रहे हैं, वो लोग अब मूव कर रहे हैं किस तरफ को, आपको जो हमारा कल्चर था कि ऑर्गेनिक फूड खाना है, अब तक वो क्या कर रहे थे कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा, वो जंक फूड पे चल रहा है, अब वो लोग ऑर्गेनिक में आ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, हम लोग उनकी तरफ भाग रहे हैं कि भाई पिज्जा बर्गर वगैरह से काम चलेगा, लाइफ इजी है, मैगी वैगी खाते हैं, बढ़िया 2 मिनट में बनेगी और इजी लाइफ चल रही है। लेकिन समझ रहे हो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं भाई हम लोग, सिगरेट में कैसे बैठ के बिल्कुल धुएं उड़ा रहे हैं, उसका कितना तगड़ा इम्पैक्ट है उसका, समझ रहे हो ना, कैंसर भाई, और लंग का कैंसर समझ लो, आपके लंग कैंसर एक बार हो जाए भाई बचना बहुत मुश्किल है, हमने अभी देखा भाई, एक मतलब 2 में से 1 बच रहा है भाई, और फिर भी क्या चल रहा है, बढ़िया से क्या चल रहे हैं, छल्ले बन रहे हैं, इन छलों से बचना है, तो कोशिश करना चाहिए इन चीजों से अवॉइड करें भाई। और दूसरी चीज, और अब फॉरेन कंट्री में आप देख रहे हो क्या, उन्होंने स्मोकिंग जोन्स बना लिए हैं कि भाई एक बेचारा जो पैसिव स्मोकर ज्यादा कैंसर प्रोन होता है, पता है, मतलब अगर आपके यहाँ कोई सिगरेट पीता है, आप नहीं पीते हो, तो आपके ज्यादा चांस है कैंसर होने के उससे, ऐसा क्यों होगा, हाँ हाँ, तो भाई खींच तो वो भी लंग से ही रहा है ना, बाहर तो वही फेंक रहा हो, बट क्या हो जाता है ना कि एक बॉडी हैबिचुअल भी तो हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी के लिए स्ट्रेस नहीं है एक तरीके से, क्यों नहीं है, क्यों, तो रेगुलर वाला है, डेली पी रहा है इतना रेगुलर, पर जो आदमी कैसा है, जो नहीं पीता है, जो स्मोक नहीं करता है, वो जब वो लेगा, इनहेल करेगा उसको, उसके ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस, सेल के अंदर ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, और स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से आपने देखा ये तो एपोप्टोसिस में चली जाएगी, और सेल अगर एपोप्टोसिस में नहीं जा पा रही है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ये चांसेस ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि भाई कांच के वो बना दिए हैं, चैम्बर बना दिए कि भाई तेरे को पीना है वहां जाके पी, अरे को ऊपर ऊपर से खुले रहते हैं, तो ऊपर से क्या होता है, डायरेक्टली हवा में चला जाएगा, तो ये कुछ चांसेस है भाई। अब देखो ये चीजें तो हम समझ गए, केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, आपका बायोलॉजिकल हो गया, इनसे तो हम बचा जा सकता है, बट कुछ स्पॉन्टेनियस भी है कि नेचुरली भी ना, ऐसा भी नहीं है कि, तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में भी कैंसर हो जाता होगा, जब सारी चीजें कैसी थी, नेचुरल थी, तो वो क्या है आपका स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप ही चांसेस हैं कि हो सकता है कि भाई न्यूक्लियोटाइड एक ही जगह में टी जुड़ जाए और रिपेयर ना हो पाए, ऐसा भी चांस है,
बट ऐसा बहुत ही रेयर है, बहुत कम है। क्यों? कि एक जगह में टी जुड़ जाए तो नहीं, उससे कुछ इंपैक्ट नहीं है, वो कैंसर नहीं कॉज करेगा। बट अब कई सालों, कई पीढ़ियों का एक्यूमुलेशन चल रहा है, तब चांसेस बनते हैं। क्यों? अब ये सोचो यार, कभी कभी तो पता क्या हो लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही क्या थे भाई, बहुत एडवांस लेवल के थे भाई। आप वो कहते नहीं थे उस समय, आपने सुना भी होगा कि आप गोत्र देख के शादियां होती थी। अब होती थी क्या? अभी भी होती है, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ो यार, करवा लो बस। तो क्यों होता था ऐसा? गोत्र मतलब क्या? एक ब्रीड है वो, एक ब्रीड में शादी नहीं करवानी है, सेम गोत्र नहीं होना चाहिए। नहीं गोत्र मिल रहा है, नहीं होगा। क्यों? उनको पता था कि कैंसर हो जाएगा। कैंसर तो नहीं था वो पता, पर उनको पता है कि भाई चांसेस बढ़ जाएंगे बीमारी के। तो वो किस लेवल की उनकी साइंस थी, ये समझो। तो हम लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे दादा दादा क्या थे, वो तो बहुत पूर्वज, उनको इतना नॉलेज नहीं था, पर ये सोचो क्या नॉलेज था उनको। तो अब ये समझो कि कई पीढ़ियों ने क्या करा भाई, एक्यूमुलेशन तो होता रहेगा, मतलब छोटे छोटे आपके ए से टी का आपका होना, ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन म्यूटेशन हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं इंपॉर्टेंट जगह में नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या बताएगा कैंसर क्या है? आपका एक्यूमुलेशन है, कि कई सारे आपके क्या है, चेक पॉइंट्स का फेलियर कैंसर है भाई। सपोज किसी में एक म्यूटेशन हो जाए तो दूसरा संभाल लेगा। पहली बात तो दो पेयर्स हैं, है ना, पहली बात तो दो पेयर है, एक म्यूटेशन होगा दूसरा संभाल लेगा। फिर क्या हो गया कि अगली जनरेशन में चला भी जाए वो, तो क्या करा दिया भाई, गोत्री बदल दिए कि नया जीन लेके आएगा, नया क्रोमोसोम आएगा, उसमें वो म्यूटेशन नहीं होगा, उसमें कहीं और होगा। लेकिन अब क्या कर देगा, दोनों कॉम्प्लीमेंटरिटी कर देंगे कि भाई इसका ये खराब है तो वो दूसरा वाला काम कर लेगा। अर्धांगनी क्यों कहा जाता था बीवी को? कि अगर भाई तेरा कोई क्रोमोसोम काम नहीं कर रहा है, उसका क्रोमोसोम काम कर जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप? तो ये सारे फंडे हैं भाई, बहुत तगड़े फंडे हैं। तो अराइजेस है, मतलब ये होंगे, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भाई बहुत लेस रहेगी। कि आपको अगर कैंसर, इस तरीके कैंसर हो स्पॉन्टेनियस वे में, तो बहुत कम चांसेस है। मतलब हो सकता है बट बहुत लो है। अब क्या कि स्पॉन्टेनियस भी हो ही रहा है, कार्सिनोजन हम खा ही रहे हैं, दूसरा क्या, रेडिएशन में हम घूम ही रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि चांसेस अब बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो ना, अभी तो शुरुआत है, आगे फ्यूचर भाई बहुत ज्यादा इसमें क्या होने वाला है, कैंसर का फ्यूचर बहुत खराब है। तो ये सारे थे भाई हमारे क्या चीज, चांसेस किस चीज के, कैंसर के। अब देखो कुछ और थोड़ा बहुत और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ग्रोथ स्टिमुलेशन की बात करूं, तो ग्रोथ स्टिमुलेशन आर एजेंट्स, ये क्या हो सकता है आपका, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। डू नॉट डायरेक्टली म्यूटेट डीएनए बट प्रमोट कैंसर डेवलपमेंट बाय स्टिमुलेटिंग एक्सेसिव प्रोलिफरेशन एंड सिग्नलिंग पाथवे। अब समझ रहे हो आप बात? अब ये समझो कि चलो म्यूटेशन कैंसर नहीं हुआ, कैंसर भी नहीं, बट कोई अगर कैसा आपका कोई केमिकल एजेंट मान लो आप, जैसे केमिकल एजेंट में क्या कोई हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन ही मान लीजिए। अब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव वे में अगर आपका क्या बन रहा है, बना हुआ है, उससे भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कि एफजीएफ बहुत ज्यादा हो जाए, पीडीजीएफ बहुत ज्यादा हो जाए, इनकी वजह से भी क्या कैंसर हो सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ केमिकल एजेंट्स, जैसे मैं आपको हार्मोन की बात करूं, तो हार्मोन क्या करेगा आपका सिग्नलिंग, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देखा गया है किस केस में, एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिसेप्टर जीन्स, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, रिस्क ऑफ म्यूटेशन कैंसर। ये चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं। पहला आपका, जैसे आप एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे एस्ट्रोजन है आपका, प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या है आपके दो हार्मोन्स हैं। इस हार्मोन क्या करते हैं, कॉज करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिसेप्टर जीन। अब हार्मोन आ रहा है, ये क्या करवा देगा, रिसेप्टर जीन का क्या कर देगा, एक्सप्रेशन बढ़ा देगा, है ना। कि क्योंकि आपका बार बार क्या आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, तो रिसेप्टर जीन वैसे तो क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। बट इन केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा आपके रिसेप्टर का। अब रिसेप्टर का एम्प्लीफिकेशन होगा तो क्या करेगा, बार बार उसमें क्या कर देगा, सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, और सिग्नल मॉलिक्यूल अंदर क्या देगा, सिग्नल देगा किस चीज का, ग्रोथ का, है ना। जिसकी वजह से फर्दर क्या कर देगा, ये एग्जांपल है आपका किस, ये लीड करेगा कैंसर को। जैसे आपको ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूं और एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करें, इसकी वजह से क्या होता है आपका, किसकी वजह से हुआ ये, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, नहीं एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, कुछ याद है आप लोगों को? इनको तुम्हें याद होगा भाई, क्या करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन? सेकेंडरी क्या है, नहीं समझा मैं, सेकेंडरी क्या बोला आपने? जैसे बच्चे आवाज क्लियर, एक बार आप टाइप कर देना, है ना। आप क्या कह रहे हो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो है ही, तो क्या करता था ये, एंडोमेट्रियम को बनाता था, प्रोडक्ट। एस्ट्रोजन को क्या, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकनिंग कर रहा है, थिकनिंग कैसे होगी, अरे एस्ट्रोजन तो बढ़ेगा, एस्ट्रोजन तो बढ़ ही रहा है, तभी तो हो रही है। पर क्या करवा रहा है, सेल को ग्रोथ करवा रहा है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा रहा है, तो मैं सेल डिवाइड हो रही है। तो ये एक तरीके से कैसा कैसा हार्मोन हो गया है, ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम कर रहा नहीं कर रहा है। और यही अगर ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो ओवर ग्रोथ हो जाएगी,
ओवर ग्रोथ में आपका तो एंडोमेट्रियम कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर आपका कारण ये बन सकता है। और बैक्टीरिया आपका ब्रेस्ट कैंसर के केस में भी क्या देखा गया है, इसको एक्टिव देखा गया है। समझ रहे हो बात? ये तो हार्मोनल हो गया। अब आ जाओ भाई केमिकल के बात आ जाओ। तो एक केमिकल आपका आपका फॉर्बोल एस्टर्स, ये फॉर्बोल एस्टर क्या करता है आपका, ये एक्ट एज एनालॉग ऑफ डाइसाइल ग्लिसरॉल, डीएजी। क्या था डीएजी, कहां बन रहा था, कौन से पाथवे में बन रहा था डीएजी? जोर से यार, देखो भाई नितिन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कौन सा पाथवे था वो आपका, अल्फा क्यू, है ना, क्यू में था वो। और डीएजी का, फिर डीएजी क्या करता था आपका, डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या करता था, डीएजी क्या करता था आगे जाके, कैल्शियम के साथ में मिलकर कुछ कर रहा था ना ये, प्रोटीन काइनेज, कौन सा, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर दे रहा था भाई, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दे रहा था। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होते हो क्या कर रहे थे, वो मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म को चेंज कर रहा था और जीन का एक्सप्रेशन करवा रहा था। अब समझो क्या हो रहा है, ये जो आपका आपका ये फॉरबोल एस्टर है, ये काम अब यहाँ पर डीएजी की जरूरत ही नहीं है। ये डीएजी की तरह क्या है, डीएजी का ये क्या है, बहरूपिया, मतलब ये खुद डीएजी नहीं है पर डीएजी की तरह बिहेव कर रहा है। और ये डीएजी की तरह बिहेव करेगा तो ये खुद ही क्या कर देगा, प्रोटीन काइनेज को क्या कर देगा, क्या करेगा भाई, ये एक्टिव कर देगा। अब आपका प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जितना भी मेटाबॉलिज्म का हो गया, आपके जीन का एक्सप्रेशन हो गया, ये उससे रिलेटेड जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा, नहीं करवाएगा, करवाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए देखो हमने सिग्नलिंग पढ़ी क्यों है, मैं क्यों आपको एम्फसाइज हर समय बोल रहा हूं कि भाई आप एक बार को रिवाइज करो, क्योंकि तब आप कोरिलेट करोगे। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैंसर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आरटी के पाथवे का। देखो कि अगर वो ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो वो डायरेक्ट कैंसर कॉज कर रहा है। अपने इसका देख लो यार, फॉर अगर आपको डीएजी नहीं पता होता अभी तो क्या दिक्कत आ जाती है, आपको पता नहीं है फॉरबोल डीएजी क्या चल रहा है। तो ये फॉरबोल आपका डीएजी का एनालॉग है और ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर रहा है। ये अबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाएगा और आफ्टर ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन हो गया, आपका जीन का रेगुलेशन हो गया, ये कर देगा। और जीन रेगुलेशन होगा तो क्या करेगा, ये आपका सेल को डिवाइड करने में, मल्टीप्लीकेशन करने में ये क्या करना है, हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ क्या करता है ये आपका जो ये हो गया, और कहीं मेंशन है यहाँ पे, नहीं रास मेंशन नहीं है। ये क्या करते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस को इंड्यूस करवा देते, ग्लाइकोलाइसिस को क्या कर देंगे, इंडक्शन करवा देगा। अब ग्लाइकोलाइसिस इंड्यूस होगी तो क्या होगा, आपका एटीपी का सिंथेसिस। और जो कैंसरस सेल है आपकी, उनको क्या चाहिए, हाई एनर्जी लेवल, उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसमें क्या करेगा, हेल्प करने वाला है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो ये क्या कर रहा है आपका, ये फॉर्बोल एस्टर है टीपीए करके, ये आपका टेट्राहाइड्रो, मतलब ये इस तरीके से काम करने वाला है। इसको छोड़ ही दो चाहे आप, फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ये कैंसर आपका क्या करता है, प्रमोट्स ट्यूमर ग्रोथ एंड आफ्टर इनिशिएशन, ये आपका ट्यूमर ग्रोथ को प्रमोट करवा देगा। तो समझिए आप बात को भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ स्टिमुलेशन की। ग्रोथ स्टिमुलेशन आपका कैसा हो सकता है, कोई हार्मोन आपका स्टिमुलेट कर सकता है, कुछ केमिकल एजेंट जो आपका क्या कर सकते हैं, एज ए बहरूपिया की तरह, एज ए एक्ट करेगा वो किसकी तरह, आपका डीएजी की तरह। डीएजी की तरह की वजह से भी क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, इससे भी क्या होगा, सेल डिवाइड करने वाली रैपिडली, और ये क्या करेगा, ये कैंसर को इनिशिएट करवा देगा। क्लियर है भाई, समझ में आई? अब आ जाओ भाई कैंसर प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी आती है आपके नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लाज्म क्या होता है, नियोप्लाज्म हम बोलते हैं कैंसर सेल को हम बोलते हैं इनिशियल जो सेल्स होती हैं। अगर मैं बात करूं नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ नॉर्मल सेल एक्वायर अ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस दैट कन्वर्ट देम इनटू अनकंट्रोल्ड कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ ट्यूमर नियोप्लाज्म। ट्यूमर नियोप्लाज्म मतलब जो कैंसरस सेल होती है उसको नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, है ना? अब समझो आप बात को, कुछ आपको यहां दिख रहा है, एक और चीज आ रही है आपकी, एपिजेनेटिक चेंजेस। मैंने कहीं तो एपिजेनेटिक्स के बारे में आपको कुछ बताया है, कहीं हमने बात की एपिजेनेटिक्स की, कहीं बात तो करी यार हम लोगों ने। आपका हैट वैट याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, वहां देख रहे थे आप, कुछ चेंजेस आ रहे थे किसमें, आपके हिस्टोन प्रोटीन में चेंजेस आ रहे थे कि वो एसिटाइलेशन करेगा, डीएसिटाइलेशन करेगा, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्रेशन में भी चेंज आ रहा था। याद है ना आप लोगों को, रिवाइज करो। तो आप देख रहे हो ना एपिजेनेटिक चेंजेस में अगर डीएसिटाइलेशन हो जाए, एसिटाइलेशन हो जाए, उसकी वजह से भी गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है। तो ये इस पॉइंट को अब समझो आप बात को, मैं बताता हूं आपको कि आपकी कोई क्या है, किडनी की सेल है मान लो, या लीवर की बात करते हैं जिसकी हम बात, लीवर की क्या आपकी सेल है ये कैसी आपकी नॉर्मल सेल,
इसमें क्या हो जाए कुछ भाई आपका, कुछ इसमें क्या आ जाए आपके, ये कुछ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस आने की वजह से, जेनेटिक्स जेनेटिक चेंजेस की वजह से क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी आपकी, अब कन्वर्ट हो गई किस चीज में, नियोप्लाज्मिक सेल में, नियोप्लाज्म में। इसी को हम बोलते हैं भाई नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन भाई, कि आपकी एक नॉर्मल सेल वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, कैंसर सेल में बोल सकते हैं ना, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई, तो कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज आ गई, ये क्या करने वाली है, इसका काम सिर्फ क्या है अब, रैपिडली डिवाइड करना, ये बस डिवाइड कर रही है, एक से दो बनाएगी, आगे जाके भी ये डिवीजन डिवीजन, ये भी क्या करने वाले हैं आपके, डिवाइड करने वाले हैं। अगर आप बात करें तो एक नॉर्मल सेल में क्या हुआ है, गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, म्यूटेशन, आपका क्या है, कुछ एक्वायर कर रहा हो जेनेटिक चेंजेस को, एपिजेनेटिक चेंजेस को, जिसमें क्या है, एक नॉर्मल सेल जो लीवर में बढ़िया करके काम कर रही थी, वो उसमें क्या हुआ, जेनेटिक और एपिजेनेटिक कुछ चेंजेस आए हैं, वो न्यूप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कि मतलब गेन ऑफ फंक्शन आ गया किस चीज में, आपके ऑन्कोजीन्स में या प्रोटोऑन्कोजीन में, और आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से अब ये नियोप्लाज्म बन चुके हैं, नियोप्लाज्म सेल क्या करेगी, अब रैपिडली डिवाइड कर रही है और कैंसर कॉज कर रही है। ये समझिए, आप इस पॉइंट को समझ गए भाई। दूसरे में आ जाओ, अच्छा नोट डाउन कर रहे थे क्या, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसका क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपका अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन करना। पहला कि कुछ अपने अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक चेंजेस लेके आना, वो एपिजेनेटिक भी हो सकते हैं और जेनेटिक भी हो सकते हैं, जिससे आपके नियोप्लाज्मिक सेल बनेगी। और नियोप्लाज्मिक सेल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, आपके अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज द कंटिन्यूअस एंड abnormal आपका proliferation of cell due to the loss of a normal regulatory mechanism that control the cell cycle। एक रेगुलेटरी सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट्स काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सेल अब क्या कर रही है, अब अनरेगुलेटेड वे में डिवाइड कर रही है, अब नॉर्मली ग्रोथ कर रही है। नॉर्मल सेल की बात करें, अभी इनमें दोनों में मैंने क्या कहा, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन यहां पर है। प्रोटो ऑन्कोजीन का क्या होने वाला है, नॉर्मल फंक्शन क्या है इसका, स्टिमुलेट्स नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, जिसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स आ गए, रिसेप्टर आ गए, सिग्नल प्रोटीन्स आ गए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ गए। म्यूटेशन होते ही क्या हो जाएगा इनमें, गेन ऑफ फंक्शन, जो ये काम नॉर्मली कर रहे थे, नॉर्मल जो सिग्नलिंग होती है एक रेगुलेटेड वे में हो रही थी, अब ये रेगुलेटेड ना होकर अनरेगुलेटेड हो गई है, तो बिकम्स ऑन्कोजीन्स कंटीन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ, ये बार बार क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन दे रहे हैं सेल की ग्रोथ का, तो सेल डिवाइड करेगी। टाइप की बात करते तो डोमिनेंट होना चाहिए, वन म्यूटेशन एलील इज इनफ। अच्छा, डोमिनेटिंग टाइप ऑफ म्यूटेंट है ये, क्या कि मतलब एक ही एलील का अगर म्यूटेशन हो जाए, कि जैसे मतलब हम बात करें ग्रोथ फैक्टर की बात करूं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर या किसी भी ग्रोथ फैक्टर की बात करो आप, कि अगर एक एलील में म्यूटेशन आ जाए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा। गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ क्या बनेगा, ग्रोथ फैक्टर बनेगा, ज्यादा नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर बनेगा तो ज्यादा सेल उसके कॉन्टेक्ट में आएंगी, ज्यादा सेल कॉन्टेक्ट आएंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा उन सेल पे, और सेल क्या करने वाली है, आपकी ग्रोथ करने वाली है। म्यूटेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो डोमिनेंट होने वाला, एग्जांपल की बात करें तो रास, क्या था रास आपका, रास क्या था भाई, रास जीपीसीआर, कौन सा जीपीसीआर, स्मॉल जीपीसीआर, स्मॉल और लार्ज, और कहां काम कर रहा था, कौन से पाथवे में काम कर रहा था रास, रास रैफ मैक ईआर के पाथवे में काम कर रहा था। ऐसे आपका क्या है, मिक हो गया, आपका HER2 हो गया, और एबीएल को, बीसीआर एबीएल मैं आपको आगे बताऊंगा आपको ना, ये सारे क्या है आपके एग्जांपल्स हैं किसके, प्रोटॉन को जीन से। दूसरा आपका कैंसर कनेक्शन की बात करें, ओवर एक्टिवेशन कैंसर को कॉज कर देगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ भाई, ट्यूमर सप्रेशन की बात करें तो नॉर्मल में क्या कर रही है, डीएनए डैमेज रिपेयर में काम कर रहा है, इंड्यूसेस एपोप्टोसिस करवा रहा है। इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ये काम नहीं करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डीएनए में ब्रेक है, डीएनए म्यूटेंट है, आपका एपोप्टोसिस नहीं होने देगा, तो ये क्या इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक्स, ये समझ लीजिए क्या है, सेल साइकिल के ब्रेक्स थे, ये रोक दे रही थी, ब्रेक फेल, क्या ब्रेक फेल, तो एक्सीडेंट होगा। तो ये आपके रीजन है ये इसके। अब दूसरा ये रेसेसिव म्यूटेशन है, कि जब तक बोथ एलील्स, दोनों एलील, मतलब एक तो रोक ही देगा ना, क्या है, दो ब्रेक्स है ना आपके, हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक, एक भी काम कर रहा है तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, लेकिन रेसेसिव है तो दोनों का क्या होना जरूरी है, फेल होना जरूरी है। दैट मींस टू पीवीआर आपका क्या है, P53 आपका आरबी है,
एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेंगे, अगर एक भी काम करते हैं रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं सेल को डिवाइड नहीं होना है, बट अगर दोनों फेल हो गए तो सेल आपकी क्या कर जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी, एपोप्टोसिस में ही जाएगी। ये P10 याद है कुछ, P10 ये भी क्या है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्योंकि ये PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आपका क्या इसके फेलियर से भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक फेल हो जाएंगे और सेल को क्या हो जाएगा, अब अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड करने लगेगी, जो सेल एपोप्टोसिस में भी जाना है वो भी डिवाइड करने वाली है। आज की वैसे क्लास वैसी है, कैसी आपके थ्योरेटिकल ज्यादा पार्ट है, समझाने वाला से कुछ लॉजिकल कुछ ज्यादा चीजें नहीं, जितना था भाई कोशिश कर रहा हूं ऐड ऑन करने की, है ना। अब दूसरा आ गया कि सेल्फ सफिशिएंसी होती है इसके अंदर इन ग्रोथ सिग्नलिंग, कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई बताने वाला नहीं है इनको, जैसे होता है ना सेल्फ मोटिवेटेड है ये, कि जैसे अब आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्या कि पढ़ नहीं रहे हो, ये अंदर से मोटिवेशन है इनका। तो इनको क्या जरूरत है, सेल्फ सफिशिएंट है, इनको बाहर से कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है, ये सेल खुद ही फैक्टर बना देगी, रिलीज कर देगी। हमने देखा था ना वहां पे पैराक्राइन से ऑटोक्राइन जब सिग्नलिंग हमने पढ़ी थी, तो वहां पे एग्जांपल देते हैं, मेरे कुछ कैंसर भी हो सकता है, जैसे एफजीएफ का एग्जांपल दिया कि सेल क्या करती है, खुद ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रही है, उसके खुद के ऊपर क्या होता है, ऑटोक्राइन पाथवे आराम से, हमें स्ट्रेस में थोड़ी ना, स्ट्रेस में आओगे तो क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगी भाई। भाई पानी बाद में पीना, तुम पहले बताओ मुझे क्या होता है ऑटोक्राइन। भाई ये तो बहुत बेसिक चीज है, खुद पे करता है तो बहुत सही, बहुत सही। तो ये चीजें तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई। हाँ हाँ, तो अब बस समझ में आई बात। ऑटोकरेंट पैराकरेंट ये तो बहुत यार, ये तो भाई तुम जो, मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोगों के चक्कर में यूट्यूब पे भी ले गए, तुम लोगों ने बाई चांस मैंने मिस कर दिया, तुमको हम लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बट मैं बहुत ऑटोकरेंट मतलब, ऑटो मतलब क्या है कि खुद ही से खुद को, या खुद ही रिलीज किया और खुद जैसी सेल को, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रिलीज किया मेरे पे बाइंड करे, ऐसा नहीं है कि मैंने रिलीज किया और मेरी जैसी सेल पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए, उन सबको सिग्नल मॉलिक्यूल मिलने वाला है। आ जाइए फिर भाई, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूसेस देयर ओन ग्रोथ फैक्टर, कि लाइक आपका पीडीजीएफ है, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, इसने रिलीज किया, दैट मींस क्या हो रहा है, आपकी जो प्लेटलेट डेराइव्ड सेल्स हैं आपकी, वेयर इज द रिमोट, ओके, जो आपकी हो गया ये, अदरवाइज यार इसका सेल, चलिए हो गया शायद, हाँ, जो आपकी प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, तो मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, ये सेल क्या करने वाली है, सिग्नल मॉलिक्यूल को बाहर भेजने वाली है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, इसका रिसेप्टर क्या है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल आके इसको बाइंड कर देगा और सिग्नलिंग खुद हो जाएगी, मतलब खुद ही को बोला शाबाश शाबाश बहुत अच्छा चल रहा है। समझ रहे हो बात को, कहने का क्या मतलब है कि खुद ही को बता रहा है कि अरे यार तूने, जैसे मैं बोलता हूँ यार बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब मेन ये यहाँ पे ऑटोक्लाइन सिग्नलिंग काम नहीं, यहाँ पैराक्लाइन सिग्नलिंग, आप बताओगे क्या है, वही चीज है कि आप क्या कर रहे हो, मैंने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया भाई, मतलब क्या है कि खुद को तुम बता रहे हो कि हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन वो कोई मैटर, वो कोई सेंस नहीं करने वाला है। कौन सेंस करेगा कि मैं बोलूँ हाँ यार मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आपको पता है, ये ऐसे कौन से खुद की शाबाशी वाले लोग हैं, कैसे कि नहीं नहीं तुम बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हो, तुम मत रुको, तुम बहुत सही चल रहे हो, तो ये खुद को ही सिग्नल दे रहा है कि अगर भाई ग्रो कर जाओ। उसका एग्जांपल आप एक प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है, वो इस तरीके का क्या एग्जांपल है कि सेल खुद रिलीज कर रही है, सेल पे सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, कि कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, पीडीजीएफ रिसेप्टर, किस कौन सी फैमिली का रिसेप्टर है, जोर से, इंसुलिन, हाँ, आईजी सुपर, भाई मैं डंडा लेके आने वाला हूं, आईजी सुपर में कहां पहुंच गए ब्रो तुम। अब ग्रोथ फैक्टर कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है, आरटीके, समझ रहे बात को, आरटीके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और सिग्नलिंग करवाएगा। सेकंड आ जाओ आप, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए ग्रोथ फैक्टर का, तो सेल्स बिकम हाइपर सेंसिटिव टू इवन स्मॉल सिग्नल मॉलिक्यूल, समझ रहे हो कि सिग्नल मॉलिक्यूल कम आ रहा है, लेकिन उस सिग्नल मॉलिक्यूल, कम सिग्नल मॉलिक्यूल में भी क्या हो जा रहा है कि सेल क्या कर रही है, उसको सेंस कर ले रही है, तो हाइपर क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके, जैसे आपका हर टू आप किस में देखते हो, यार एक तो ये दर्द कर देता है, हर टू कहां पे देखते हैं हम लोग, ब्रेस्ट कैंसर के केस में, आपने देखा हर टू के क्या लगती है, आईसी वगैरह भी लगती है इसमें, हर टू है एक रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर होगा वो, कौन सा रिसेप्टर होगा, अब तो आरटीके बोलने वाले भाई, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होगा, हर टू जो रिसेप्टर है आपका ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, यहाँ लिखा हुआ अभी ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, तो इसका क्या होगा, आरटीके रिसेप्टर होगा ये, तो ये क्या कर देता है आपका, ये ब्रेस्ट कैंसर में आपको दिखने वाला है, ये बहुत हाई सेंसिटिव हो जाता है, ये हाई सेंसिटिव हो जाता है, साथ साथ इसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। अब समझो ना कि सेल के ऊपर मान लो 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो सिग्नल मॉलिक्यूल को, मतलब एक और चीज समझो आप,
एंजाइम और सबस्ट्रेट का आजकल मैकलिस मेंटेन इक्वेशन चल रही है आप लोगों की, तो क्या चांसेस होते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने के पीछे, क्या फैक्टर्स हैं ज्यादा? या एंजाइम बहुत ज्यादा हो, है ना, एंजाइम अगर ज्यादा है तो सबस्ट्रेट इजीली बाइंड कर जाएगा, या सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो तो इजीली बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ पर केस ये है कि यहाँ पर एंजाइम नहीं हो रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मतलब यहाँ पर रिसेप्टर बढ़ जाए, रिसेप्टर ज्यादा हो जाए सेल के ऊपर, एक के बजाय सेल के ऊपर 100 रिसेप्टर आ जाए, तो चांसेस ज्यादा है उसके एक्टिवेट होने के। तो यहाँ पर ये केस है, जो HER2 आपका है, ये क्या है, आरटी के रिसेप्टर, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएंगे किसके ऊपर, ब्रेस्ट सेल के ऊपर। अब ब्रेस्ट सेल के ऊपर ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएंगे, इसको जैसे ही थोड़ा वो मॉलिक्यूल मिल गया, कौन सा, ग्रोथ फैक्टर का मॉलिक्यूल आ जाए, कम भी आ रहा है, तो ये ज्यादा कर जाएगा, क्या कर जाएगा, सेंस कर जाएगा इसको, तो ये क्या कर देगा, ग्रोथ का सिग्नल इसको मिल जाएगा। इसकी वजह से आप देखोगे लंप्स वगैरह क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, ब्रेस्ट के अंदर। ऐसे ही मान लो दूसरा केस क्या था कि ओवर एक्सप्रेशन हो जाए आपका किस चीज का, सिग्नल मॉलिक्यूल का, चाहे रिसेप्टर कम हो तो भी वो बाइंड कर जाएगा और सिग्नलिंग हो जाएगी। तीसरी आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव सिग्नलिंग पाथवेज, कि आपके क्या हो जाए, म्यूटेशन डाउनस्ट्रीम रिसेप्टर्स, एग्जांपल आपका रास आपका ऑलवेज ऑन रह जाए, रास ऑलवेज ऑन होगा तो क्या होगा, रास किसको एक्टिवेट करता है आप मुझे बताओ? हाँ जी भाई, मतलब ह्यूमिलेट मत होना मेरी बात से, है ना, मैं बिल्कुल ऐसे इस वे में नहीं बोल रहा, पर मैं तुमको थोड़ा जता रहा हूं कि तुमको समझ में आए भाई। रास रैफ मैक ER के, याद है कुछ? तो रास क्या है, होगा डायरेक्टली एक्टिवेट हो तो रैफ आके बाइंड कर जाएगा इसको, और रैफ बाइंड करता था, रैफ क्या करता था, मैक को, है ना, एक स्कैफोल्ड प्रोटीन ने पकड़े हुए थे मैक ER को, सबको पकड़ के रखा था, ये फॉस्फोराइलेशन बहुत जल्दी कर देता था, वो न्यूक्लियस में जाता और ग्रोथ सिग्नल दे देता था। तो समझ रहे हो, अगर आपका ये रास भी एक्टिवेट हो जाए, कैसा म्यूटेशन हो जाए इसमें, इसको जरूरत नहीं है किस चीज की, रास किस कौन एक्टिवेट कर रहा था भाई? हम्म, नहीं समझ कौन? जी अल्फा में जी क्या बाइंड हो रहा था जी, नहीं, आरटीके का एग्जांपल है, तो कौन एक्टिव कौन हो रहा था इसके साथ भाई, बाइंड कर रही थी कौन, GEF, ग्वाइनल एक्सचेंज फैक्टर ही तो करेगा भाई इसको। GF का नाम याद है? नहीं, GF का रोल नहीं पूछ रहा मैं, नाम वहां पे कुछ था ना, GRB2, याद आ रहा है कुछ? ऐसे याद रखना इन चीजों को। GRB2 क्या है आपका, GEF है, ग्वाइनाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, वो रास को GDP से GTP में कन्वर्ट करवा देगा, और ये एक्टिवेट रहेगा तो ये पाथवे चलता रहेगा, और ये पाथवे चलता रहेगा तो क्या है ये सिग्नल लास्ट में, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब सेल का डिवाइड होना, बार बार से डिवाइड होंगी, ये क्या करते हैं, कैंसर को कॉज कर जाएगा। तीसरे में आ जाओ भाई लाइगेंड इंडिपेंडेंट आपका एक्टिवेशन, ये मैंने चीजें आपको वैसे वहां भी बताई हुई थी कि आपका क्या है कि रिसेप्टर को जरूरत ही नहीं है लाइगेंड की, अगर मान लो जो इंसुलिन सिग्नलिंग हो रही है वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाए, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपका ये सिग्नलिंग पाथवे कैरी आउट होते रहेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो भाई? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे किसी भी तरीके से, इनमें किसी को भी ले लो आप, कोई भी अगर किसी भी स्टेप पे अगर वो एक्टिवेट हो जाए, वो लीड कर देगा किस चीज को, ओवर ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को लीड करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं इंटेंसिटी टू अ एंटी ग्रोथ सिग्नलिंग, ओ सॉरी इंटेंसिटी नहीं, इनसेंसिटिव, एक तो यहां से ना इसका रिफ्लेक्शन पड़ता दिखता नहीं है, इनसेंसिटिव, कि भाई आपके जो अब रोकने वाले जो काम करने वाले हैं, रास रैफ में किया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है आपका, ये इग्नोर कर दें, ये बिल्कुल आपके जैसा है, आप लोगों के जैसा, आपके नहीं मतलब आप लोगों के जैसा, कैसा कि इग्नोर मार दो कि मैंने बोला कि पढ़ के आना, इसका काम ही यही है। तो ये क्या करते हैं भाई, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उनको इग्नोर कर रहे हैं, ट्यूमर सप्रेसर इनको समझा रहा है कि भाई P53 बोल रहा है कि DNA में डैमेज है, क्यों नहीं कर रहे इसको सही, ये मान नहीं रहा है। अब ये मानेगा नहीं तो क्या होने वाला है आपका, ड्यू टू अ म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये आपका क्या कर जाएगा, ये लीड कर जाएगा आपका कैंसर को, कि आप रोकने वाले को मान नहीं रहे, ब्रेक्स लगा नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो गाड़ी ठुकेगी, एक्सीडेंट हो गई, तो आपका RB पाथवे होगा, P53 हो जाएगा, TGF बीटा हो गया, आपके कांस्टेंट इनहिबिशन लॉस लॉस हो जाए, तो ये सब क्या कर देंगे, एपोप्टोसिस को नहीं होने देंगे, एपोप्टोसिस होगी नहीं, ये बचे रहेंगे, चौड़े में रहेंगे, और साथ में क्या है उसके बाद RT के पाथवे एक्टिवेट है, ये ग्रो भी कर रहे हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, ये आपका रेटिनोब्लास्टोमा लॉस ऑफ फंक्शन, ये CH1 चेक पॉइंट को फेलियर कर देगा। इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्यों यार, क्योंकि आप लोगों ने वहां सेल साइकिल जब पढ़ोगे ना, वहां बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले, बस इनको पर लेकिन कोरिलेट जरूर करना, फिर मत भूल जाना वहां पे भी क्या क्या बताया था। अब आ जाओ सेलुलर इमोर्टिलिटी की, कि इनको क्या है, अमृतों का वरदान भी इनको, कौन था अमृतों वाला था ना एक, भगवानों ने भी तो कुछ किया था ऐसा, कौन थे, राहु केतु, राहु केतु इसलिए तो राहु ने भी क्या कर लिया, अमृत का सेवन कर लिया था,
तो जब उनका उनका धड़ को धड़ से अलग कर दिया तो राहु और केतु अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ है, देखना आप लोग। पता ना तो आपने पढ़ा है, मैं बोलता हूँ ना आपने पढ़ा है ना आप लोगों ने कुछ देखा है भाई। तो यहाँ पर क्या है कि हैव अ लिमिटेड रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। देखो अब क्या होता है ना, जो सेल है आपकी नॉर्मल सेल, जो मेरी सेल होगी, आप लोगों की सेल होगी, उसके पास एक प्रॉपर्टी है कैसी, कि वो सेल आपकी ग्रो करती है, कि सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से आएगा, ये रेप्लिकेट करेगी और ये प्रोलिफरेट करेगी और डिवाइड होगी, एक से आपकी दो सेल बनाएगी, प्रोलिफरेशन करेगी। ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहां पर क्या फंडा होता है भाई, ये 50 टू 60 टाइम, 50 से 60 बार ही क्या कर पाएगी ये, इस तरीके का काम कर पाएगी, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8, तो मैक्सिमम 50 से 60 बार। क्यों, क्या होता है इसके पीछे का फैक्टर, किसी को आइडिया है? टीलोमरेज शॉर्टनिंग, याद है आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा। टीलोमरेज धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, छोटा होता रहता है, छोटा होता रहता है। तो टीलोमरेज शॉर्टनिंग की वजह से क्या है कि ये मैक्स टू मैक्स तब तक टीलोमरेज खत्म ही हो जाता है। जब 60th डिवीजन कर रही होगी सेल ना, तो ये आपका टीलोमरेज क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, डेड हो जाता है। मतलब टीलोमरेज क्या हो जाता है, एलिमिनेट ही हो जाता है पूरे उससे, सेल से। जिसकी वजह से क्या है कि टीलोमरेज करते क्या है भाई, ये तो प्रॉपर्टीज भाई हमने 11वीं 12वीं में पढ़ी है। टीलोमरेज क्या करता है, दो दो चेक पॉइंट को, डीएनए का डिग्रेडेशन से, नहीं नहीं, डीएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है। दूसरे, ये क्रोमोसोम के एंड को फ्यूज नहीं होने देता है, ये तो काम था उसका। अब सोचिए आपका टीलोमरेज रहा नहीं है सेल के अंदर, तो क्या होगा, टीलोमरेज डीएनए का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और डीएनए का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा तो सेल का रेप्लिकेशन तरीके से नहीं हो पाएगा, सेल का रेप्लिकेशन तरीके से नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा। यही फंडा है इसके पीछे का, वो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सेल जो आपके 50 से 60 बार आपकी डिवाइड करती है, और ये जो बताया भाई हेफ्लिक करके एक था, इसने बताया, हेफ्लिक लिमिट बताई इसने, कि भाई सेल आपके 50 से 60 बार डिवाइड होगी, उसके बाद डिवाइड नहीं होगी। और क्यों होगी वो हमें पता है, टीलोमरेज की वजह से। अब कॉज क्या है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग, जिसकी वजह से क्या है, आपकी प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग होती रहती है टीलोमरेज की, टीलोमेयर की, टीलोमेयर शॉर्ट होते रहेंगे, तो लास्ट में सेल का क्या है, डीएनए को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। कैंसर सेल में क्या हो जाता है, ये लिमिट इमॉर्टल हो जाती है, कैन डिवाइड आपका इंडेफिनेटली, मतलब कितनी बार भी डिवाइड कर जाएगी। इसमें क्या होता है, आपका टीलोमरेज जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। टीलोमरेज क्या करते हैं आपके, मेंशन है यहाँ पर, एंजाइम दैट एड्स अ टीलोमेयर रिपीट्स बैक। ये टीलोमरेज या क्या है आपका, ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसके एंड में क्या कर देगा, ये टीलोमरेज को क्या कर देगा, नए नए टीलोमरेज को एंड करता रहेगा। समझिए आप बात, टीलोमरेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, आपका टीलोमेयर को ऐड करता रहता है। अब टीलोमेयर ऐड होता रहेगा तो टीलोमेयर ना तो आप डीएनए फ्यूज हो सकता है आपका, नहीं आपका डीएनए डिग्रेड होगा, तो सेल आराम से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, सेल सेनेसिस में नहीं जाएंगी। अल्टरनेटिव लेंथनिंग ऑफ टीलोमेयर, मतलब एएलटी करके क्या, ये डायरेक्टली आपका लेंथनिंग होती रहेगी, रेजिस्टेंट टू सेनेसेंस। इसकी वजह से अब सेल क्या ना सेनेसेंस में जा पा रही है, ना एपोप्टोसिस में जा पा रही है, सेल आराम से क्या कर रही है, आपकी ग्रो कर रही है और डिवाइड कर रही है। समझ गए बात। इनसेंसिटिविटी की बात नहीं, सेलुलर इमोर्टेलिटी क्यों आई है, क्योंकि इसकी वजह से कहा गया, टीलोमरेज एंजाइम की वजह से, इनके पास टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जो आपका क्या करने वाला, टीलोमेर को आपका खत्म नहीं होने देगा। कौन सी स्लाइड में हम अभी भाई, 22वीं, कितना होगा टाइम, अभी है टाइम हमारे पास भी। अब एक और है, लिमिटलेस रेप्लिकेशन। अब वही चीज है, वैसे तो क्या बताऊं इसको, सेम चीज है, कि जो आपकी कैंसरस सेल है, मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है, अगर हम नॉर्मल सेल की ग्रोथ की बात करें और कैंसर सेल की ग्रोथ की बात करें, तो जो आपकी नॉर्मल सेल है वो आपकी ग्रो करेगी, ग्रो करेगी, ग्रो करेगी, और फिर क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद डेथ। जब आपकी कितना होगा यहाँ पर, आपका 50 टू 60 टाइम सेल डिवाइड करेगी, इनकी डेथ हो जाती है। ये आपका कौन सी सेल है, आपकी नॉर्मल सेल, ये आपको दिखाए तो नॉर्मल, नॉर्मल सेल। और यहीं पर आपकी जो कैसी सेल होंगी, जो आपकी कैसी सेल है, आपकी जो ये आपकी कंटिन्यूसली क्या करने वाली, कैंसरस सेल। मेरी समझ रहे हो आप बात, दोनों में क्या मतलब, लिमिटलेस का मतलब क्या है, अनलिमिटेड वे में, ये बिल्कुल कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती जाएगी। बस को क्या चाहिए, तो खाना पीना रहना चाहिए। समझ गए आप। अब टीलोमरेज रिएक्टिवेशन की बात करें तो ये एच टी ई आर टी कर ह्यूमन टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये क्या करता है आपका, टीटीएजीजी सीक्वेंस को बाइंड करता रहेगा, सेल के लास्ट में क्या अटैच करवाता रहेगा, जिसके जगह टीलोमरेज की शॉर्टनिंग नहीं हो पाएगी। रोल की बात करें तो एच टी आर टी जीन्स इज रीएक्टिवेटेड टीलोमरेज ऑन, ये एक्टिवेट हो जाता है आपका, टीलोमरेज ऑन कर देगा, प्रिवेंट्स टीलोमरेज की शॉर्टनिंग को प्रिवेंट कर देगा,
और cells escape from senescence and found active in 85 to 90% of कैंसर सेल कि 80 से 85% आप जो कैंसर देखोगे उनमें एक्टिव मिल रहा है। दूसरा कंट्रीब्यूटेड टू सेलुलर इमॉर्टिलिटी, ये आपका सेलुलर इमॉर्टिलिटी को भी क्या कर देता है। अब ये सोचो ना कि आपकी कैंसरस सेल एक हेला है, शायद वो हेला सेल है, वो पता नहीं कितने कितने कम से कम 50-60 साल पहले वो फाइंड आउट हुई है, ध्यान नहीं आ रहा मेरा एग्जैक्ट, तब से वो सेल को आज भी हम ग्रो करते हैं। जैसे मेरे पास है, मैं मेवर मीनो, ये सेल है आपकी एक किडनी की सेल लाइन होती है, क्या है उसका नाम, ध्यान नहीं आ रहा यार, हार्ट टू करके, हार्ट टू नहीं, क्या नाम है उसका, ध्यान स्किप कर रहा हूँ, पर जैसे मेवर हो गया, मीनो हो गया, ये आपके एमसीएल मेंटल सेल लिम्फोमा की सेल है। तो समझो ना, वो कई सौ तो नहीं बोलना चाहिए, पर कई साल पहले, मतलब 20-30 साल पहले इनको आइसोलेट किया है पेशेंट से, और अभी तक क्या कर रही है, सेल ग्रो कर रही है। तो समझ रहे हो, लिमिटलेस कि सेल क्या कर रही है, कर रहा है, इनकी डेथ ही नहीं हो रही है। आप 4 सेल ले आओ कहीं से, आप अपने लैब में उसको ग्रो करा लो, ये इनकी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है। हाँ जी, हाँ पूछे पूछे। हाँ, अरे भाई जीनोमिक कंटेंट कहाँ उसका, जीनोमिक कंटेंट कहाँ उसका भाई, उसका रेप्लिकेट होता दिख नहीं रहे हो आप, यहाँ बात समझो ना आप इसको, कहाँ गया वो, कहाँ मेंशन है अभी, कहीं पे था ये। 85 टू 90% केसेस में आपको क्या मिलने वाला है, 85 टू 90% केसेस में आपको वो सेल कैसी मिल रही है, आपका उनका टीलोमरेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट है, वो आपका पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, क्यों नहीं करने देगा बताओ, रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, रेप्लिकेशन में थोड़ा ना कोई कमी आ रही है, बस रेप्लिकेशन हो रहा है कैसा, आपका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, कि कहीं पे म्यूटेशन बहुत ज्यादा होंगे, सेल के चेक पॉइंट्स फेलियर हो चुके हैं, तो ब्रेक्स लगने चाहिए थे, सेल को डिवाइड नहीं होना चाहिए था, वो सेल भी डिवाइड हो रही है, बट आपका न्यूक्लियस तो पूरा ट्रांसफर हो रहा है भाई 2 सेलों में। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, नहीं नहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन जो सेल का रिक्वायरमेंट है उसका डिवीजन के लिए, वो तो हो ही रहा है ना। और फिर दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, एक से, तो आप बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, 1 से 2 सेल बनी है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, 2 से 4 सेल बनेगी, वो कितनी बार डिवाइड हो सकती है, 50 to 60 टाइम डिवाइड हो सकती है, समझ रहे हो आप बात को, तो वो क्या करेगा, उतना नंबर सेल बढ़ चुका है ना। ट्यूमर क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि ट्यूमर के अंदर करोड़ों अरबों सेल हैं, ट्यूमर क्या है आपका, कुछ लाख सेल ने एक जगह में आपको क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दी है। तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है, और मैक्सिमम चीजों में ऐसा नहीं है कि भाई रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, रेप्लिकेट होता है डीएनए, ऐसा नहीं है रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, रेप्लिकेट नहीं होगा तो क्या उसके पास आगे जीन रहेंगे डिवीजन के लिए, कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें रेप्लिकेट होती हैं। सिग्नल एक्सॉन, किसका क्वेश्चन था भाई ये, नहीं नहीं, मतलब यहाँ मेरे को पता नहीं चलता ना किसने क्वेश्चन रेज किया है, थोड़ा वो हो जाता है, किसका नाम, मतलब तनु का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था ये, ओके ओके, समझ रहे हो ना आप बात को, कि मैक्सिमम केसेस में आपको आपको ये दिखने वाला है टीलोमरेज, इसके चक्कर में डीएनए उसका डिग्रेड नहीं होगा, है ना, डीएनए डिग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिनेसिस में चली जाएगी सेल। क्या देखते हैं जब हम, किस चीज का, कैंसर प्रिडिक्शन में ये क्यों देखेंगे भाई, हम मार्कर देखेंगे, सपोज मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर HER2 हमने बात की, HER2 वहां पे एक्सप्रेस ज्यादा हो रहा होगा। अगर हम दूसरे कैंसर की बात करें, हर एक कैंसर का, जैसा मेरे केस में था आपका मेंटल सेल लिम्फोमा, वहां पर साइक्लिन D1 का एक्सप्रेशन आपको बहुत ज्यादा मिलता है, आपको साइक्लिन D1 आपको एक्सप्रेस ज्यादा मिल रहा है, तो दैट मींस ये आपका लिम्फोमा किस तरफ जा रहा है, एमसीएल की तरफ जा रहा है। वहीं पे आपका अगर मैं बात करूं, कौन सा था उसमें आपका, मतलब ऐसे अलग अलग कैंसर के अलग अलग वो है यार, क्या है मार्कर्स हो गए, जैसे हम अब प्रोस्टेट की बात करें, उसका अलग मार्कर होगा, उसके बेसिस पे तो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि भाई ये नॉर्मल सेल है, कैंसरस सेल है, और फिर ये कौन सा ओरिजिन है इसका, जैसे हमने सार्कोमा कह दिया, उसके पीछे का भी तो क्या है, उसके पीछे भी मार्कर्स हैं, पहले मार्कर लगाओगे तब आपको पता चलेगा एपिथेलियल ओरिजिन था, नहीं तो आपको कहीं सेल मिल गई, मेटास्टेसिस हो जाए तो कैसे बता दोगे कहां से आया है, उसके पीछे के सारे क्या है आपके स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, वो जब मैं आपको क्या बता रहा हूँ आगे वाली क्लास हम कर रहे होंगे, वहां मार्कर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लियर है भाई। तो अब आगे बात भाई एंजियोजेनेसिस की, एंजियोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या होती है एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस इज द आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम आपका प्री एग्जिस्टिंग ओरिजिन। तो अब आपका कैंसर हो रहा है, कैंसर कहीं पे हो रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है कि सेल आपकी क्या कर रही है, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ऐसे कुछ होगा, ये क्या कर रहे हैं आपका मास ऑफ सेल, ऐसा ही कुछ होता है,
कि एक सेल थी, सेल बार बार डिवाइड हुई, उसने एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दिया। तो ट्यूमर का जो कोर रीजन होगा, अगर मैं बात करूं ट्यूमर का जो कोर रीजन है, क्योंकि इस इन सेल की क्या है, हाई रिक्वायरमेंट होती है आपकी, हाई रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये जो आपकी जो कौन सी सेल है, आपकी जो ये कैंसरस सेल है, इनको क्या जरूरत है, इनको न्यूट्रिएंट्स की हाई, बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि सेल ने ग्रो करना है, रेप्लिकेट करना है, एनर्जी की जरूरत लगेगी, है ना। एनर्जी की जरूरत लगेगी तो अब कौन लेके आएगा यहाँ पे भाई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कौन लेके आएगा, ग्लूकोज कौन लेके आएगा, ब्लड वेसल्स लेके आएंगे ना। तो ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है, तो ये क्या करेंगे, ये एंजियोजेनेसिस को, कि मतलब यहाँ पर सेल क्या करे, इनके लिए क्या लेके आए, ब्लड वेसल्स का जनरेशन होगा। ब्लड वेसल क्यों होंगी, क्योंकि सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए। रिक्वायरमेंट क्या उसकी, एक तो क्या जरूरत है उसको, न्यूट्रिएंट की, दूसरी क्या जरूरत है उसको, न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज पहुंचा दो कहीं पे तो क्या एनर्जी मिल जाएगी, क्या क्या होता है उसके लिए, ऑक्सीडेशन होता है, नीचे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये सारी फुलफिल कौन कर रहा है, आपका ये एंजियोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को, जो नई नई ब्लड वेसल्स का जो बन रहा है, ब्लड कैपिलरीज जो बन रही है, इसी को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। और ये इंड्यूस कौन कराता है, ये पीडीजीएफ है, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसको क्या कर रहा है, एक कंडीशन बनेगी यहाँ पर आपकी हाइपोक्सिया कंडीशन बनेगी, हाइपोक्सिया बनेगी, क्योंकि जो कोर में सेल है उनको तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और जब कोर में हाइपोक्सिया कंडीशन होती है तो क्या होता है भाई नितिन, हाइपोक्सिया जब है, आरबीसी काउंट तो बढ़ेगा ही, उससे पहले कुछ और भी तो होता है। नहीं, ग्लाइकोलिसिस का रेट तो इंक्रीज हो गई, एक होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर, याद है आपको, वही तो जा रहे थे इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज करवाने। तो यहाँ पे आपका हो जाता है HIF 2 है, आई थिंक 2 है 1 है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। HIF 2 हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। ये हाइपोक्सिया फैक्टर इंड्यूसिंग रिलीज होंगे, एक तो ये क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेंगे, है ना। दूसरा ये क्या करते हैं, आपका एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मेरी बात को समझे। तो जो आपका कोर है किसका, ट्यूमर का, वहां तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही होगी, ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर पहुंचेगी तो वो हाइपोक्सिया फैक्टर को इंड्यूस करवा देगा, हाइपोक्सिया कंडीशन बनेगी, हाइपोक्सिया क्या HIF2 को रिलीज कराएगा, ये आपको फर्दर क्या लीड करेगा, ये फर्दर आपका क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस को करवाएगा। समझ रहे हैं बात, हाँ जी हाँ जी। ऑक्सीजन का क्या करेंगे, तो खैर ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्या करेंगे, नहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं मान रहा हूं बात आपको, लेकिन कंडीशन आप हाइपोक्सिया बनने की वजह से क्या हुआ, आपका HIF2 रिलीज हुआ। मेरी बात को ये समझना, ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट है किसी की, ग्लूकोज की तो रिक्वायरमेंट है। ग्लूकोज कैसे वहां पहुंचेगा, अरे मैडम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन इस ऑक्सीजन की कंडीशन, जब यहाँ ऑक्सीजन कम गई है तो ये हाइपोक्सिक कंडीशन बनी है, कंडीशन तो बन सकती है नहीं बन सकती है ना। हाइपोक्सिक कंडीशन बनेगी तो उसकी वजह से HIF2 रिलीज हुआ, HIF2 रिलीज हुआ तो एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस क्यों जरूरी है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं जरूरी है भाई, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स भी तो उन्हीं ब्लड वेसल से, उन्हीं ब्लड कैपिलरीज से आएंगे। मेरी बात का कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो बात, अभी समझो नहीं समझो, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बट उस कंडीशन की वजह से क्या हुआ, एंजियोजेनेसिस हो पाई है। उस एंजियोजेनेसिस कंडीशन क्यों जरूरी थी, क्योंकि उस सेल को क्या जरूरत है, उस सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। अभी क्लियर है आपको, हाँ जी, तनु क्लियर है आपको, भाई यस और नो तो अच्छा क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझो आप बात को भाई, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन की बात है, बट पहली कंडीशन क्या है, कि ऑक्सीजन का डिप्राइव्ड, ऑक्सीजन की हाइपोक्सिक कंडीशन होने वाले, कम कंडीशन होने की वजह से HIF2 रिलीज हुआ, HIF2 की वजह से आपके एंजियोजेनेसिस हुई, और एंजियोजेनेसिस की वजह से क्या, हमें मान लीजिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट की तो जरूरत है, वहां कई सारे ग्रोथ फैक्टर की हमें जरूरत है, कई सारे फैक्टर्स की जरूरत है, वो फुलफिल इन किसकी वजह से हो रहा है, इन वेसल्स की वजह से, इन ब्लड वेसल्स की वजह से वो चीजें वहां पर क्या हो पा रही है, वो फुलफिल हो पा रही है। क्लियर है भाई, आ जाइए आप, अब मेटास्टेसिस की बात कर लेते हैं। तो मेटास्टेसिस, ये सारी क्या है उसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी, कैंसर की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर टू अब डिस्टेंट ऑर्गन्स टिश्यूज वेयर दे फॉर्म अ सेकेंडरी ट्यूमर।
आपका क्या बनाने वाला है ये सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करने वाला है। क्या होगा, बारिश होगी नहीं। इट इज द मेन कॉजेज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। जो कैंसर रिलेटेड डेथ जो हो रही है मेनली मतलब एक कारण ये भी है, कौन सा, कि मेटास्टेसिस। भाई एक जगह पे था, वो माइग्रेट करके दूसरी जगह से, बोलते हैं ना कि बायोप्सीज वगैरह होती हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, बायोप्सीज होती है ना, जैसे हम लोग जाते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भाई मेरे यहाँ पे ट्यूमर हो रहा है कि इसकी बायोप्सी करवा लो, कि बायोप्सी के बाद क्या होता है, आपके आपके ब्लॉक्स बनते हैं, उन ब्लॉक की क्या होती है, स्लाइसिंग होती है, उसी के बेसिस पे फिर क्या लगता है आपके आईसी मार्कर, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है, आईसी होगा तो मार्कर लगेंगे, उससे पता चलेगा भाई कैंसरस है या ऐसे ही ट्यूमर है। समझ रहे बात को। तो अब क्या है कि कोई अगर ऐसा ही सर्जन है, कैसा, कौन सा वाला, कि भैया ऐसे ही पैसा देके डोनेशन देके डॉक्टर बन गया है, वो सर्जरी करेगा और वो सेल रिलीज हो जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए, तो क्या कर जाएगा, जहां जाके वो बाइंड करेगा वहां मेटास्टेसिस हो जाएगा। तो बोलते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि आपका बायोप्सी के बाद अगर सही से बायोप्सी ना हो जाए तो वो मेटास्टेसिस भी कॉज कर सकता है। तो अब ये समझ लीजिए बात को, एक तो हो गया कि सेल खुद ही से ई कैडहेरिन का एक्सप्रेशन कम कर दे तो रिलीज हो सकती है सेल। दूसरा कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसा ही सर्जरिकल प्रोसेस में अगर कोई सेल रिलीज हो जाए, क्योंकि सेल को आप पहचान नहीं सकते ना, ऐसे देख के नहीं बता पाओगे कि भाई कैंसर है नॉन, तो किसकी वजह से कैसे पता चलता है, जब हम उनकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं। तो की फीचर की बात करो, सीन ओनली इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स नॉट इन ए बेनाइन, ये सिर्फ आपको किस में मिलने वाला है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मिलने वाला है। इन्वॉल्व्स कैंसर सेल इन्वेडिंग, ट्रैवलिंग एंड कॉलोनाइजिंग न्यू टिश्यूज, ये नए टिश्यूज को बनाने में काम करने वाले। इनकी जो रूट्स होने वाले हैं, एक तो आपका ब्लड स्ट्रीम, दूसरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम, और तीसरा आपका बॉडी कैविटीज। जो आपकी बॉडी कैविटीज हैं, उन बॉडी कैविटीज में क्या सेल रिलीज होके उस कैविटी में जाके कहीं और भी क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। तो ये तीन रीजन है भाई मेटास्टेसिस, तीन रीजन नहीं, तीन तरीके से आपके मेटास्टेसिस हो सकती है, कि ब्लड स्ट्रीम में आ जाए तो लीवर, लंग, बोन, स्प्लीन में जा सकती है वो सेल। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड्स में हो सकती है। तीसरा आपका कि बॉडी कैविटी, जैसे ओवेरियन कैंसर स्प्रेडिंग टू पेरिटोनियम, कि ओवरी में कैंसर था, वहां से कोई सेल मूव कर जाए पेरिटोनियल कैविटी में, वहां वो क्या कर जाए, आपका पेरिटोनियम कैंसर कॉज कर जाए। अब दूसरा क्या है कि थोड़ा अब ये छोटे छोटे टॉपिक है, फिर कल के लिए छोड़ना भी वेस्ट हो जाएगा ना, कितना होगा टाइम, 10 मिनट वैसे भी हैं अभी। एक आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ शो करती है, जो मोस्टली हमारी ग्रोथ, जो हमारी सेल्स हैं, जब हम भी अगर हम कोई सेल लेंगे ना, अगर हम सेल लें और उसको हम किसी मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएं, तो वो क्या करेंगी, जो नॉर्मल सेल होगी वो ऐसे ग्रो करेगी, और जो आपकी कैंसरस सेल होगी वो क्या करने वाली है, आपकी ग्रो करेगी, ग्रो करेगी। क्या हो रहा है ये आपका, एक तो आपके नॉर्मल सेल है, ये आपके नॉर्मल सेल जो आपके क्या है, मोनोलेयर की फॉर्म में ग्रो करती है। मतलब जैसे ही कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट ग्रोथ, मतलब ये समझ लीजिए जैसे ये एक लेयर बन जाएगी ना, ये सेल ग्रो नहीं करने वाली है। लेकिन जो आपके कैंसरस सेल हैं, जो कैंसरस सेल रहने वाली है, ये आपका मल्टी लेयर, ये आपके मल्टी लेयर ग्रोथ शो करेंगे, कि मतलब इनका क्या है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑकर व्हेन growth rates of a population is not affected by its population size और density। ये population size और density आप ये भी देखना, अभी जब आप कभी आगे जाओगे, सेल ग्रो कर रहे होंगे आप, तो जैसे आप सेल को ग्रो कर रहे हो, एक सेल की जैसे डेंसिटी हो जाती है, उसके बाद सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही, कि कई सारे इनहिबिटरी सिग्नल देना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारा मोर देन सफिशिएंट हो चुका है, हम काफी हैं, और क्या करो अब जरूरत नहीं है। लेकिन कैंसर सेल में ये चीजें नहीं है, कैंसर सेल तो और प्रमोट करवाती है ग्रोथ को, कि आप जैसे कैंसर सेल को ग्रो कर रहे होंगे तो वो मिलियंस बिलियंस में हो जाएंगी। जबकि इस जैसी सेल क्या है, जैसी लेयर फॉर्म हुई है, ये आपका आपका ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी। समझ रहे हो बात। नहीं नहीं, मीडिया तो सेम है यार, सेम मीडिया में ग्रो करेंगे वो, न्यूट्रिएंट चाहिए उनको, न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए। जैसे मेरा था मिनिमम एमईएम मीडिया हम लोग यूज कर रहे थे, ऐसे डीएमईएम होता है, ऐसे कई सारे मीडिया हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी टाइप की सेल है। समझ रहे हैं आप बात। और उनको फैक्टर चाहिए होते हैं तो हम उसमें ऐड करते हैं क्या चीज, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, हमने देखा एफबीएस, फीटल बोवाइन सीरम, हमने कहीं भी देखा भी था, सीरम रिस्पांस एलिमेंट हमने देखे थे, जितने भी ग्रोथ फैक्टर जब हम पढ़ रहे थे, वो किन चीज को एक्टिवेट कर रहे थे, था ना एक सेट ऑफ, किसमें था भाई, ईआरके वाले में ना, सीरम रिस्पांस एलिमेंट था, उसको एक्सप्रेस करवा रहे थे। तो सीरम रिस्पांस एलिमेंट क्यों रखा गया, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स जो है आपके सीरम में प्रेजेंट होते हैं। अब सेल जब हम ग्रो कर रहे हैं, मीडिया तो हमारे पास आएगा, जैसे आपके पास सपोज एमईएम मीडिया ही है, आप उसमें एफबीएस ऐड करोगे, वो सीरम के वो फैक्टर्स बहुत जरूरी है, अगर वो फैक्टर नहीं होंगे तो सेल ग्रो नहीं करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी।
नहीं फ्लास्क होते हैं, बड़े बड़े फ्लास्क होते हैं, पैटी डिशेज हैं, पैटी डिश में ग्रो करो, अब फ्लास्क है कैसे? नहीं ऊपर तो ढक्कन है ना उसमें। नहीं देखो एक और चीज बता देता हूँ आपको कि वहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। कहां पर? डिश में। जो बैटरी प्लेट में आप क्या कर रहे हो, ग्रो करवा रहे हो, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। आपने सपोज 5 ml मीडिया डाला, तो 5 ml में आपका कुछ कंसंट्रेशन ग्लूकोज का, ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा, ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है ना कि आप उसको न्यूट्रिएंट ना दो और सेल ग्रो कर ही रही है। एक डेथ का ये भी रीजन हो सकता है कि सेल डेथ किस वजह से हो जाएगी, आपके न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड कंडीशन की वजह से भी सेल डेथ हो सकती है। क्लियर है भाई? आज ज्यादा लंबी क्लास हो गई। अब दूसरा क्या है कि एंकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ भी करते हैं। जो मोस्टली सेल हमारी क्या करते हैं, कांटेक्ट में रहती है। जैसे अगर हम उसकी बात करें क्या बोलते हैं, लिम्फोइड सेल की बात करें, वो तो खैर आपके क्या सस्पेंशन सेल में ग्रो करती है। बट आप नॉर्मल सेल क्या करती है, कुछ कैंसरस सेल को क्या है, वो एंकरेज डिपेंडेंट। इसको ऐसे छोड़ दो इस टॉपिक को, क्योंकि ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। एंकरेज डिपेंडेंट मोस्टली होता है कि सेल जब कांटेक्ट में रहती हैं तब वो ग्रो कर पा रही है। जो नॉर्मल सेल होगी वो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे तब ग्रो करेंगे, और जो कैंसरस सेल है वो आपके वैसे मीडियम में भी, क्या कहते हैं हम उसको, एक तो आपका मीडिया वैसा हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे अरे कौन सा मीडिया होता है वो, सस्पेंशन मीडिया, है ना। कि ग्रो क्या कहते हैं, वो सेल आपके सस्पेंशन मीडिया में भी ग्रो कर जाएंगे। जबकि सेल को क्या चाहिए, एक आधार चाहिए होता है, बेस चाहिए, कि आपको चाहे पेट्री डिश हो, आपके पास चाहे आपका सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो कर रहे हो। लेकिन इन केसेस में क्या होता है कि सेल आपके कैसे ग्रो कर जाती है, आपका सस्पेंशन के वे में भी ग्रो कर जाएंगे। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि जो आपके सर्कुलेटरी सेल है, जैसे आपके आपके एनके सेल हो गई है, आपकी बी सेल हो गई, आपके टी सेल हो गई, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं, उसको वो आपके कैसे ग्रो करेंगे, वो नॉर्मल आपका सस्पेंशन में भी ग्रो कर सकती है। क्यों ग्रो कर पा रही है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, कैम्स मॉलिक्यूल नहीं है। एक लास्ट पॉइंट देख लो भाई, ये आपका क्या कहते हैं, रैपिड ग्लाइकोलिसिस करवाती है। आपका यहाँ पे वारबर्ग इफेक्ट दिखता है, जो अभी क्या नाम था, तनु जो बात कर रही थी, वो यही बात कर रही थी कि वो ऑक्सीजन यूज नहीं करती है। ऑक्सीजन के बजाय क्या, उनको बहुत रैपिड एनर्जी चाहिए। जबकि जो हमारी नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल में क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आएंगे तो पहले आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद वो क्रैब साइकिल में चला जाता है। क्रैब साइकिल के जाने के बाद क्या है कि उसका क्या है, उसका फाइनल क्या है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ, तो मतलब ये है कि यहाँ पर उसको एटीपी मॉलिक्यूल ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू, यहाँ पर 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। जो एनएडी बन रहा है आपका, एफएडी बन रहा है, उसको अगर आप फर्दर आप बात करें तो 36 आपका क्या बना, एटीपी मॉलिक्यूल बने। लेकिन इसको बहुत जल्दी रहती है, हपड़ा थपड़ी। इसका काम क्या है कि मुझे तो ग्रो करना है, इसको और चीज में मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका, ये डायरेक्टली क्या होगा, आपका ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट बना देगा, और क्या हो फर्दर क्या हो जाएगा, आपका ये यूज कर लेगा। ये इसमें नहीं, ये आपका लैक्टेट की तरफ चला जाता है एनारोबिक कंडीशन में। जबकि ऑक्सीजन वहां पे होगी भी, तब ये एनारोबिक कंडीशन में चला जाता है। क्यों चला जाता होगा ऐसे? एक तो इसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा चाहिए, और यहां पर आप देखोगे इस केस में आपका एक एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एलडीएच एंजाइम का एक्सप्रेशन भी होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टेट वैक्टेट बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से क्या, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। कौन से इफेक्ट को, कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी क्या कर रहा है, प्रीफर कर रहा है किस चीज को, आपके ग्लाइकोलिसिस को। ये क्रैब साइकिल की तरफ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जो आपका रास रैफ जो है, जो रास है आपका, ये आपका क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करवा देते हैं। तो रास हो गया, मिक हो गया, ये क्या करेंगे, प्रमोट कर देते हैं आपका किसी को, ग्लाइकोलिसिस को। ये आपको आगे जाने नहीं देते हैं कि जो इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को इससे ही फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। किससे? आपके स्टेरिक पाथवे से। तो दिस इज ये आपका वारबर्ग इफेक्ट हो गया। और इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो द वारबर्ग इफेक्ट इज द फिनोमेना वेयर कैंसर सेल्स प्रेफरेंशियली यूज ग्लाइकोलिसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग मेनली इन माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बजाय ये इसको क्या करते हैं आपके प्रेफर। तो चलिए भाई एंड कर लेते हैं फिर सेशन को, है ना। चलो भाई, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप लोग फिर पर्सनली भी पूछ सकते हो, है ना। चलिए एंड करते हैं।